हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और बेटा, टाइटन क्रैश कोर्स में ऑलरेडी हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से जो है 3 से 4 क्वेश्चन आना लगभग तय है ना। हर ट्रेंड देखेंगे तो अक्सर इतने क्वेश्चन पूछे गए के। उसी सीरीज में अब दूसरा चैप्टर भी हम लेंगे, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले मैं आपसे कुछ बड़ी जरूरी बातें करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि जब हम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सिर्फ इतना होता है कि नीट निकालना है, डॉक्टर बनना है। पर आप उसके पीछे, डॉक्टर बनने के पीछे का यदि आप पूरा पूरा वो देखेंगे ना कि आप क्यों कर रहे हैं, समाज में आपका क्या योगदान रहेगा आगे चलकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो आप में से कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप जब क्लास शुरू करते हैं तो कुछ 2-5 मिनट हमको बता दिया कीजिए ताकि हम थोड़े मोटिवेटेड फील करें। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि आज हमारे आसपास जो सिनेरियो घट रहा है, उसको देखकर क्या आपको लगता नहीं कि वाकई में हमें बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमको डॉक्टर बनकर जो है एक बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम खड़ा करना चाहिए और उसका एक भाग बनना चाहिए, ताकि हम जो है वो देश के अंदर किसी व्यक्ति को ऐसे परेशान होते हुए ना देखें? मैंने 15 अप्रैल, नहीं 16, गलत बोल रहा हूं मैं, 16 अप्रैल 2021 की मैंने जो है वो दैनिक भास्कर की तस्वीर देखी है, भोपाल दैनिक भास्कर की फ्रंट पेज की तस्वीर देखी, जहां पे कि उन्होंने जो है वो एक एरियल व्यू लिया हुआ है एक शमशान घाट का। उसमें देखेंगे आप तो आपका दिल दुखी हो जाएगा देखकर कि सरकारी आंकड़ों में जो है वो बता रहे हैं कि 4 लोगों की कोरोना से डेथ हुई है और वहां पे 144 के आसपास बॉडी जो है वो दिखाई पड़ रही है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप दैनिक भास्कर भोपाल एडिशन 16 अप्रैल का फ्रंट पेज देखिए आपके। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, 1-2 दिन पहले चूंकि रिकॉर्डिंग होती ताकि आपका शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो, तो मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने ये अखबार देखा तो मेरा दिल जो है अंदर से पसीज गया देख के कि यार आज भी हम इतने सालों के बाद, इतना बड़े जो है जीडीपी होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद हम जो है वो अपने आम नागरिक को हम बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो वाकई में सोचना पड़ेगा हमें। मैं आपके लिए जो है 4 लाइनें लिखा हूं, आपको जरूर आप उसको बुरा मत मानना कि सर क्लास के पहले हमसे 2-5 मिनट हमको जो है वो टाइम खराब करते हैं। तो मैं टाइम खराब नहीं कर रहा हूं आपको। तो मैं चाहता हूं कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, वो आपके अंतर आत्मा तक उसकी झनकार सुनाई दे अंदर के, केवल मस्तिष्क ना बल्कि आत्मा भी, आपका अंदर का जो इनर कॉन्शियस भी जो है पढ़ने के लिए जागृत हो जाए। वो लिखा है मैंने, किसे पता था कि किसे पता था कि ऐसा वक्त भी आएगा, किसे पता था कि ऐसा वक्त भी आएगा कि मंदिर बंद होंगे, गुरुद्वारे सूने होंगे, मस्जिद में लोग कम होंगे, गिरजाघर अकेले होंगे, सिर्फ अस्पतालों में नई आशाओं के दीप जलेंगे, सिर्फ अस्पतालों में नई आशाओं के दीप जलेंगे। मानवता से बड़ा कुछ नहीं, मानवता से बड़ा कुछ नहीं, उम्मीदों से बड़ा कुछ नहीं। ये वक्त भी निकल जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा, पर सीख बड़ी दे जाएगा, पर सीख बड़ी दे जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारी पूरी दुनिया जो है, हमारा देश जो है, आज एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, जहां पर हेल्थ केयर सिस्टम ऑलमोस्ट ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्स पे है, जहां पर हम जो है बहुत कुछ नहीं कर पा रहे। ऑक्सीजन की त्राही त्राही मची हुई है, रेमडेसिविर का हल्ला सब जगह पे हुआ है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि इसके लिए सरकार का फेलियर तो है ही रिस्पॉन्सिबल, हम सब लोग भी जिम्मेदार हैं। यकीन मानिए, हम सारे आम नागरिक भी जो है वो अवेयर और अलर्ट नहीं थे। हम लोगों की भी गलती है, सरकार की भी गलती है, सबकी गलती है, क्युमुलेटिव पूरे देशवासियों की गलती है कि हमने सबक नहीं लिया। लास्ट ईयर जो देखा हमने, उसको देखा, इंग्लैंड में जो हो रहा वो भी हम देख रहे थे। हमारे पास घटनाएं बाद में घटी हैं, लेकिन हम तैयार नहीं हुए, हम सीखे नहीं उससे। हम प्रयोग का वस्तु बन गए, खुद पर ट्राई करके देखना चाहा हमने। तो बेटा, आप जब मेडिकल एंट्रेंस के लिए पढ़ते हैं ना, तो मेरी बातें बुरी लग सकती है किसी को, चुभ सकती है किसी को के, लेकिन मैं उसके चलते झूठ नहीं बोलूंगा। जो बोलूंगा सच बोलूंगा, खरा बोलूंगा। मैं किसी खास से नहीं डरता, एक बात और क्लियर कर दूं, ठीक है ना। किसी व्यक्ति से नहीं डरता मैं, ठीक है। खा का मतलब एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है बेटा कि हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम अच्छे डॉक्टर बने, बेहतर हेल्थ का सिस्टम खड़ा करें। मेहनत करो बेटा, है ना। क्योंकि देखो, आप खुद देख रहे हो अपने अपने आसपास क्या सीन है, आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यदि नहीं दिखाई पड़ रहा है तो बेटा आत्मा सो चुकी है, जगाओ उसको, ठीक है। मुश्किल है ये। यदि आप देखकर भी नहीं देख पा रहे हैं तो चुटकी काटिए, खुद को देखिए, जिंदा है कि नहीं है। केवल चलते फिरते रहना जिंदा नहीं होता है, अंतरात्मा भी जिंदा होना चाहिए। चलिए, मैं
महसूस करता हूं, मैं दुखी हो जाता हूं, क्या बताऊं। लेकिन जितना हाथ में हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो, अब हम आपको सब चीज़ों का खुलासा नहीं कर सकते, पर हम लोग अपने एंड पे बहुत कोशिश कर रहे हैं, तमाम प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि लोगों तक मदद पहुंच सके, और करते रहेंगे, जितना कैपेसिटी है उस पर करते रहेंगे। चलिए, तो अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं, वापस लौट के आते हैं क्रैश कोर्स में। आप बोलोगे 5 मिनट खराब कर दिए, 5 मिनट जगाया है मैंने आपको, ठीक है, खराब नहीं किए। जिसको खराब लगता है ना, तो वो जाके अपनी भैंस चराए, ठीक है। तो मतलब अब चलो लौट के आते हैं अपने मुद्दे पे। तो तो अब मुद्दा यही है बेटा, फिर से मैं वही बात बोलूंगा आपसे कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, वायरस को अपना माध्यम बनने से रोके। यू आर नॉट ए कल्चर मीडियम, आप संवर्धक माध्यम नहीं है। प्लीज 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 गेट अवे विद दिस वायरस, के इसको आगे बढ़ने का मौका मत दीजिए, क्योंकि आपके शरीर का इस्तेमाल करके ये हम लोगों के नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो मास्क लगा के रहिए बाहर, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अननेसेसरी बाहर मत जाइए, ठीक है। जरूरत पड़ने पर जो है वो आप बकायदा अपना सैनिटाइजर इस्तेमाल करते रहे, हमेशा हाथ धोते रहे अपना, ठीक है। जो बेसिक उपाय आप सब जानते हैं, 1 साल हो गया इसको बोलते बोलते, फॉलो करें, दूसरों को भी समझाइए, ठीक है। ये मत सोचिए कि दूसरा क्या बोलेगा, बोलिए, शायद से उसके मन पे वो असर पड़ेगा, सोचेगा जरूर वो आदमी, ठीक है। डरिए मत उसके लिए। चलिए, अब आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बेटा, बात करेंगे क्या होता है। सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या मतलब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। जाहिर सी बात है कि टाइटल से ही क्लियर है कि हम बात करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा हमने, तो हम बात करेंगे कि इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के वो पहलू शामिल हैं, इसमें वो एस्पेक्ट शामिल है जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में हेल्दी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हेल्दी जनरेशन को क्रिएट करने में रोल प्ले करते हैं, कि जो एक व्यक्ति के साइकोलॉजिकली बिहेवियरल एस्पेक्ट को भी जो है वो कवर करते हैं। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का संबंध केवल और केवल रिप्रोडक्शन से नहीं है, इट इज ए ब्रॉड टर्म। WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और मैं ये बात भी ऐड करूंगा कि इनकी डेफिनेशन जरूर पढ़ रहे हैं, पर WHO वालों तुम्हारी गलती थी, तुमने इसको कंटेन नहीं किया। जब तुमको खबर हो चुकी थी कि वायरस फैल रहा है चाइना के अंदर, तुमने ना तो ध्यान दिया, और तुमने आज पूरी दुनिया को जो है वो, जो सुन रहा है WHO से जुड़ा व्यक्ति, तो ये WHO वालों की गलती है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और इस मामले में मैं डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करता हूं कि WHO ने जो है वो कहीं चूक कर दी, क्योंकि WHO, ये वही WHO है जिसने इबोला को फैलने से रोका था, ये वही WHO जिसने कि मर्स और सार्स को कंटेन कर लिया था एक जोन में कि पूरी दुनिया में ना फैल पाए वो, और ये इसी WHO का फेलियर था। चलो कोई बात नहीं, WHO की 4 बुराई कर ली, अरे होता ना, जब मिलते हैं तो 4 बुराई करके मन को संतोष मिल जाता है, तो अपने मन को भी संतोष मिला कि किसको गाली बके, 4 बातें किसको बोले, हमने बोल दिया WHO को कि तुम खराब हो, ठीक है। तुम ही थे वो जिसने पूरी दुनिया में वायरस को फैलने में रोक नहीं पाए, ठीक है। चलो, तो अकॉर्डिंग टू WHO, तो अभी हमारे काम का ये कि WHO की डेफिनेशन क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मामले में। तो टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट में टोटल वेलबींग की बात करें। अब प्रश्न उठता है, एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट आर द एस्पेक्ट, MCQ क्या आएगा इस पर जो MCQ बनेगा, पूछेगा कि ऐसे कौन से एस्पेक्ट हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कवर होते हैं। तो आप बोलोगे फिजिकल एस्पेक्ट की, फिजिकल हेल्थ की बात करें हम, इमोशनल एस्पेक्ट की बात करें हम, कि इमोशंस की बात करें हम, बिहेवियर की बात करें, समाज के तौर पर एक याद रखिएगा, समाज में जो सेक्सुअल असॉल्ट की घटनाएं होती हैं, समाज में जो भी जो है सेक्सुअल क्राइम होते हैं, वो उनका संबंध भी इससे है कि लोगों की अपब्रिंगिंग किस तरह की होती है, लोग महिलाओं के बारे में, पुरुष के बारे में क्या सोचते हैं, लोगों के अंदर जेंडर इक्वलिटी है या नहीं है, लोग जेंडर के बारे में लोगों के मन में क्या परसेप्शन है, वो भी समाज का हिस्सा है। तो सोशल एस्पेक्ट भी इसके अंदर शामिल है, बिहेवियर व्यक्ति का वो भी इसके अंदर शामिल है, इमोशनल और फिजिकल एस्पेक्ट तो शामिल होंगे ही होंगे इसके अंदर। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, वो कहते हैं कि इट इज ए टोटल वेलबींग, इट इज ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बेटा आपको, है ना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक किस सोसाइटी को आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बोलोगे आप? एक ऐसी सोसाइटी जिसमें लोग बाग जो है वो फिजिकली, फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो उनके, मतलब एक व्यक्ति जो है उसमें उसको सेक्सुअल डेवलपमेंट को लेकर, उसको रिप्रोडक्शन को लेकर अवेयरनेस भी हो उसको, और उसके अंदर जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि हम ऐसा बोलेंगे कि फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, नॉर्मल इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन हो, और जो है सेक्स रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब के सब में जो है वो व्यक्ति को प्रॉपर नॉलेज हो उसको, और वो एक बैलेंस वे में बिहेवियर करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।
क्या लिखता है? A society with people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspect might be called reproductive health. के मतलब ये जेंडर वाइज है। आपको बता दूं मैं कि इसमें जब हम कहते हैं सोशल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो इसमें वो भी शामिल है कि गर्ल्स का एक ग्रुप देखा, लड़कियों का एक ग्रुप जा रहा है और कुछ लड़कों का ग्रुप जो है वो छीटाकशी कर रहा है, ठीक है, बैड कमेंट्स पास कर रहा है। जब ऐसा कर रहा है और वो कमेंट्स का संबंध कहीं ना कहीं सेक्सुअल एस्पेक्ट से होता है वो, तो ये भी एक बीमार समाज की निशानी है, ये बीमार समाज की निशानी है। क्लियर कर दूं कि यानी कभी आप जब दुनिया के और देशों में जाएंगे, आप यूरोपियन देशों में जाएंगे, आप देखेंगे कि वहां पे जेंडर इक्वलिटी का वो इस तरह की वो कोई किसी पे कमेंट नहीं करता, कोई किसी पे कमेंट नहीं करता। वो एक दूसरे को इक्वली, जैसे लड़के लड़के को ट्रीट करते हैं वैसे ही वो गर्ल्स को ट्रीट करते हैं, गर्ल्स जैसे दूसरी गर्ल्स को ट्रीट करती है वैसे ही वो बॉयज को ट्रीट करती है। वहां पे जेंडर इक्वलिटी है। हमारे यहां पे क्या है कि एक डिफरेंट मेंटल फ्रेम बना हुआ है। गांव में जाएंगे आप तो आपको लगता है कि गांव में जाएंगे तो ये और बढ़ जाता है कि शहरों में थोड़ा कम रहता है, मुंबई में थोड़ा कम है, कि काफी कम है मुंबई में। आप दिल्ली जाएंगे अलग महसूस होगा आपको, आप जब लखनऊ जाएंगे आपको अलग महसूस होगा, आपको पटना जाएंगे आपको अलग महसूस होगा, भोपाल जाएंगे आपको अलग महसूस होगा। हर जगह का अपना अपना कल्चर है जिसके अकॉर्डिंग जो है लोग एक दूसरे को ट्रीट करना सीख रहे हैं और ये शुरुआत स्कूल से ही होती है, ठीक है, छोटे लेवल से। तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का मतलब क्या? वो कहते हैं कि भाई जो सोसाइटी के जो मेंबर है, जो लोग बाग हैं, वो नॉर्मल, उनके जो है फिजिकल डेवलपमेंट नॉर्मल हो उनका, ठीक है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल उनकी हो, के वो इमोशनली स्ट्रांग हो, बिहेवियर उनका इस तरह का हो जो समाज में जो है बेहतर कहा जा सके इसको, के तो वो सब कुछ सोसाइटी में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी ग्रुप में आता है वो, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहां पर जो है वो फिजिकल, फंक्शनल, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, इमोशनल, बिहेवियरल इंटरेक्शन के, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ठीक। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजी पे बात करते हैं हम कि क्या ऐसी स्ट्रेटजीज है, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमको यहां पर फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। देखिए, अब एक बात क्लियर करूं कि हमारे इंडिया के बारे में कुछ बातें बड़ी अभी मैंने आपसे कहा, लेक्चर की शुरुआत में मैंने कहा कि हम जो है वो एज ए कंट्री हेल्थ केयर सिस्टम को संभालने में जो है वो काफी हद तक हमने कोशिश, शायद हमने लगा तो हमने कोशिश उतनी अच्छे से नहीं कर पाए कोविड-19 के लिए हम बात करें, लेकिन ये वही देश है कि जहां पर हमने जो है वो जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अपनाने में जो गिनती के जो देश थे उनमें सबसे अग्रणी, जो पहली पंक्ति के फर्स्ट रो के जो कंट्री थे उसमें इंडिया भी शामिल है, कि India was amongst the first countries in the world to initiate action plan and program at national level के, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद हमने महसूस किया कि हमारी पॉपुलेशन जो है उसको हमें जो है वो उसको जो है बाकायदा बेहतर प्रकार से उसको एजुकेट करना पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में उसको बतलाना पड़ेगा ताकि चाइल्ड मैरिज को रोक सके, सेक्सुअल एब्यूज को रोक सके हम, और बढ़ती हुई जनसंख्या को भी हम कंट्रोल कर सके, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को भी जो है हम कम कर सके, ठीक है। तो ये एज ए सोसाइटी, यदि समाज के तौर पर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको जो है इंडिया ने अपनाया। कब अपनाया? 1951 में इसको अपनाया गया। तो याद रखिएगा, इंडिया वाज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम एट ए नेशनल लेवल। आप सभी लोगों के पास में बेटा की नोट्स होंगे। अब कुछ बच्चों का बोलना ये कि इंटरेक्टिव की नोट्स का क्या प्रिंट आउट निकालना जरूरी है, तो बेटा देखो, प्रिंट आउट निकालना किसी भी चीज का जरूरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। यदि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो आपके पास वो डाउनलोडेबल फॉर्म में होता है, आप पढ़िए। एक कोई भी पीडीएफ प्लेयर को आप डाउनलोड कीजिए, या कोई ऐसा प्लेयर आप डाउनलोड कीजिए जो पीडीएफ के जो आते हैं ना आजकल फाइल ओपनर आते हैं, वो लिए और आप खाली स्थान खुद भर लीजिए उसका, है ना। जो भी इंटरेक्शन पूछे गए आपसे की नोट्स के अंदर वो आप खुद भर लीजिए, है ना। तो मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे इस कोरोना के टाइम में परेशान हो बाहर जाके, आप की नोट्स को बेटा ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज का प्रिंट आउट ले लीजिए, वो है ओएमआर शीट का। जो बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन पे ओएमआर शीट डली हुई उसका सिर्फ आप प्रिंट आउट ले लीजिए बेटा, क्योंकि वो प्रिंट आउट आपको जो है गोले भरने में काम आएगा। बाकी किसी चीज का प्रिंट आउट नहीं भी लेंगे चलेगा, बिल्कुल चलेगा बेटा, ठीक है, क्लियर। परेशान मत होइए उसके लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया वाज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल। कब की बात है? तो ईयर याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी भारत में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, सबको मिला के हमने क्या बोला, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का, उनकी शुरुआत 1951 से हुई है। ये बेटा इंपॉर्टेंट है। 2021 में 1951 के बारे में पूछ सकते, तो याद रखना बेटा, ठीक है।
तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत 1951 से हुआ, ठीक है ना। अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरसीएच, अगला एमसीक्यू बनता है कि आरसीएच क्या होता है बेटा, तो इट इज द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो उसके लिए हम कहते हैं आरसीएच प्रोग्राम की बात करते हैं। हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं आरसीएच प्रोग्राम की हम बात करते हैं। तो आरसीएच प्रोग्राम क्या होते हैं बेटा, तो ठीक है, फुल फॉर्म बेटा हमको उसका अच्छे से याद रखना है हमको, ठीक है ना। तो आरसीएच प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर की बेटा हम जो है वो प्रोग्राम की बात करें। तो आरसीएच प्रोग्राम मतलब क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है ना बेटा, याद रखना है हमको ये, ठीक है, क्लियर। क्यों शुरू किए गए ये, टू अवेयर पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट एंड टू क्रिएट रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। पर्पस इनका ये है कि लोगों को रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी मिले। लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे जेंडर वाइसेस हैं, बहुत सारी गलत जानकारियां। जानकारी के स्रोत क्या है, पहले के जमाने में तो व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, आजकल तो व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे जो है भ्रामक जानकारियां भरी पड़ी हैं। कल ही मैंने किसी को देखा, किसी ने भेजा कि भैया ये जो है कोरोना कुछ होता ही नहीं है, ये तो 5G रेडिएशन जो है उसके कारण हो रहा है, तो ये जो है सरकारें छुपा रही हैं। अरे किस तरह के मैसेज फॉरवर्ड करते हो भाई, मेरे को भी फॉरवर्ड कर दिया वो मैसेज। कम से कम अपने टीचर का इतना तो ध्यान रखो कि टीचर को ऐसे मैसेज फॉरवर्ड ना करो, ठीक। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं कि ये जो 5G वाला सब ये भ्रांति है ना, ये सब नहीं, तो क्या होता है सोसाइटी जब जो है वो ज्यादा जानकारी नहीं रखती है ना। अब ये ऐसा र्यूमर आप यूएसए में उड़ा के देखो जरा, कोई नहीं इसको एंटरटेन करेगा। उन्हें मालूम है पढ़े लिखे लोग नहीं मानेंगे उस चीज को, पर यहां मान जाते हैं लोग, है ना। चलिए, तो अभी मैंने क्या कहा आपसे कि लोगों में जो है रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट को जानकारी देने के लिए, अवेयर करने के लिए और एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बनाने के लिए आरसीएच को शुरू किया गया। तो इसका फुल फॉर्म है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। अब भाई हमारा पर्पस क्या है, पर्पस ये कि लोगों को हम अवेयर करें रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट में, लोगों को बताएं हम के, लोगों में प्रचार प्रसार करें हम कि भाई जो है वो सही उम्र क्या है, मां बनने की सही उम्र क्या है, पिता बनने की सही उम्र क्या है, के जो जेंडर क्यूरियोसिटी है उनको हम जो है वो शांत करें, ताकि लोगों को गलत जानकारी का लोग जो है वो गलत जानकारी से लोग अफेक्ट ना हो जाए। उठके क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम लोगों को अवेयर करने के लिए हम जो है ऑडियो विजुअल सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, हम पोस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे, हम बहुत सारे चीजें। अब इस तरह के जनरल क्वेश्चन आते नहीं, पर हमें पता होना चाहिए, कॉमन सेंस की बातें बैठ के, तो ऑडियो विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं हम प्रिंट मीडिया का, सरकारी जो है अखबार जो है जो न्यूज़पेपर है उस पर सरकार ऐड भी देती है कि एनजीओ की मदद ली जाती है, ऐसे कैंप लगाए जाते हैं, ऐसे जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं जहां पर किस तरह की जानकारियों को हम दे सकें हम, ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात है कि इन सूचनाओं को देने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं जो पेरेंट्स हैं, क्लोज रिलेटिव हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन को बतलाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी बता दूं मैं आपको कि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जो भी सेक्सुअल क्यूरियोसिटी होती है, जो भी लैंगिक क्यूरियोसिटी है, रिप्रोडक्शन जुड़ी हुई क्यूरियोसिटी है, जो उत्सुकता है, उसके लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन केवल फ्रेंड होते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच में इतना गैप होता है कि कई बार जो है माता पिता और बच्चे एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। पिता से तो आप उम्मीद कम कर दीजिए, मां जो है अपनी बेटी को फिर भी बतला देगी, पर बेटे को ट्रेंड करने कोई नहीं आता। बेटे के पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन केवल उसके फ्रेंड होते हैं, ना कभी फादर ज्यादा बात करते हैं इस बारे में, मां भी बात नहीं करती है इसके। तो बेटे के पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है वो होता है दोस्त यार होते हैं, जिनके पास में खुद इंफॉर्मेशन जो है कहां से आई है, किसी और से आई है, और कई बार ये इंफॉर्मेशन एकदम गलत होती है, एकदम गलत होती है इंफॉर्मेशन। तो जो इसीलिए नाउ जो है सबसे बड़ा रोल किसका आता है। अब सबसे बड़ा कॉमन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या, माता पिता से बच्चों का आप लोग कह देते हैं कि कहने को कह देते हैं कि भाई अपने मदर फादर से जो है वो इंटरेक्शन। अभी कई बार हम मदर फादर को थैंक यू भी नहीं बोल पाते हैं, पता नहीं एक अजीब तरह का हेजिटेशन होता है कि हम अपना ग्रेटिट्यूड भी नहीं जता पाते हैं। माता पिता तो अपना प्यार जता देंगे, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा हेजिटेशन लगता है कई बार, सच है कि नहीं बताओ, है ना। तो वहां पर सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो वैसे में सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके टीचर की, शिक्षक की। शिक्षक जो होता है वो बड़ा, वो सबके लिए कॉमन है, क्योंकि वो उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो हर स्कूल में आपको अपने जीवन का एक हिस्सा स्कूल को देना पड़ता है। तो टीचर्स प्ले। फिर मैंने कहा आपसे कि अब फ्रेंड चूंकि अपने ही उम्र के होते हैं तो उनको सूचना कहां से आएगी, तो ये भी एक इश्यू होता है बड़ा, ठीक है। पर एनसीईआरटी में लिखा है पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर्स, फ्रेंड जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं इंफॉर्मेशन को जो है वो एक दूसरे को बतलाने में, ठीक है ना।
अब मैंने कहा ना, टीचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, स्कूल हम सबको जाना पड़ता है, तो सेक्स एजुकेशन जो है वो स्कूल में पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ा होना चाहिए, इस पर बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब वर्ड आ गया है एजुकेशन कहीं पर, शिक्षा जो होती है ना, वो सारे वाइसेस खत्म कर देती है। जब हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब यह है कि वो अब प्रश्न उठता है कि बच्चों को स्कूल में सेक्स एजुकेशन में क्या बतलाना चाहिए। दे शुड नो अबाउट दी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, की भाई ये जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, क्या उनका तरीका होता है, क्या चीजें सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बातें एकदम खुलकर बच्चों को यदि बताई जाए तो बच्चे सुनते भी हैं और याद भी रखते हैं। मैंने देखा है कि अभी हाल ही में मेरा छोटा बेटा इसने स्कूल जब वो KG1 KG2 में था, तो उसके स्कूल में जो है उसको बताया, एक दिन वो आया घर आके बोला, मैं उसको जो है वो मेरे पास आके बोला कि मेरे पास जो है वो जब 3-4 साल का रहा होगा, मुझसे बोलता कि पापा मुझे नहाना है। ठीक है, अब नहलाने के लिए जब मैं उसको वॉश जो है वो लेके गया, जो है वो बाथरूम में लेके, जहां पे जो है नहलाने के लिए स्नान घर गृह लेके गया उसको मैं, तो वहां पर जो है वो जब मैंने उसको साबुन बोला, पापा पता है बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, मुझे बताने लगा। कोई यहां टच करेगा तो ये बैड टच है, यहां टच करेगा ये गुड टच है। के फिर तो उसने मुझे बताया कि उसने बोला कि गर्ल्स को भी बताया कि तुम्हारे लिए बैड टच गुड टच क्या है, बॉयज के लिए बैड टच गुड टच क्या है, वो मुझे बताया। मैं कहा तुम्हें किसने बताया? बोला स्कूल में बताया आज हमको। ठीक है, मैं बताया बेटा देखो ऐसा है कि ये बाहर के सभी लोगों पे अप्लाई होता है, पर मैं तुमको साबुन लगाऊंगा नहलाऊंगा, ठीक है, तो तुम इस गुड टच बैड टच के फिनोमेना से थोड़ा मम्मी पापा को दूर कर दो। ठीक है, तब समझ में उसकी बात आई। तो कहने का मतलब ये कि बच्चा अवेयर है, अवेयर, उसको बताया गया स्कूल में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपको। और जरूरी नहीं कि उस बच्चे को ऐसा थोड़ी कि KG2 का बच्चा उसको उठा के कि दिस इज द यूटेरस, दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। अरे कहां समझ लेगा वो? उसको सिर्फ इतना बताया कि गुड टच बैड टच क्या होते हैं, किसी के चॉकलेट नहीं खाना, जाके कोई बाहर वाले व्यक्ति कुछ दे तो उसको लेना नहीं है, कि ये सिखाया स्कूल के अंदर। एंड इट्स गुड। आपके लेवल पे जब हम 11th 12th में होते हैं तो हमको अवेयर होना चाहिए कि प्यूबर्टल चेंजेस क्या होते हैं, कि हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। तो ये सब क्यों पढ़ाते हैं? ये सब जिंदगी का भी हिस्सा है, केवल नीट का हिस्सा नहीं है। जानकारी जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ठीक है, तो सेक्स एजुकेशन स्कूल में होना चाहिए, जिसमें कि हम जो है वो रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट को समझ सकें और एक सही सोच को और सही चीज को हम हमारे दिमाग में रहे। मैं कहता हूं आपसे कि लोगों के दिमाग में टैबू है, लोगों को लेके टैबू, कई चीजों को लेकर टैबू है, कि कई चीजों को लेकर के लोग जो है वो पूर्वाग्रह रखते हैं। कि अभी हाल ही में जो है शायद मैंने एक MCQ डिस्कशन के दौरान मैंने बोला कि भाई कि मास्टरबेशन को लेके मैंने बात किया, मैंने नाइटफॉल को लेके बात किया कि भाई ये इशू होते हैं लोगों के, और इन इश्यूज को जो है लोग गलत प्रकार से इसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो किसी ने उस पर कमेंट किया कि पहले पढ़ लो, ये कर लो। अब भाई जैसा है कि जो भी कमेंट किया उसकी डिग्री पूछ लो, 12वीं में होगा या कहीं पे गली वली में तंबाकू खा के गुटखा थूक के कमेंट देने आ गए यहाँ पे के। भाई मैं तो डॉक्टर आदमी हूं, मेरे सामने तो पेशेंट का कोई पर्दा नहीं है। ठीक है, तो मैं जो कह रहा हूं वो वैज्ञानिक आधार पर कह रहा हूं कि चीजों को हमें जो है वो खुले दिमाग से देखना चाहिए। यदि हम बंद दिमाग से चीजों को देखते हैं ना, तो हम जो है पूरे एस्पेक्ट को नहीं समझ पाते हैं। कि जब हम कहते हैं सेक्स एजुकेशन, इसका मतलब ये होता है कि वन शुड नो अबाउट व्हाट इज द हेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी, व्हाट इज गुड और व्हाट इज नॉट गुड, के एज पर बायोलॉजिकल थिंग्स, के एज पर सोसाइटल नॉर्म्स, के एज पर आपके करियर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आंख बंद कर लेने से जो है वो अंधेरा नहीं हो जाता है। यदि आप आंख बंद करके सोचते हैं कि सूरज डूब गया है तो आप गलत हैं। कि अंधेरा जब होना होगा तब अंधेरा होगा, वो आपकी आंख खोलने बंद करने से उसका संबंध नहीं है। ठीक है, फिर तो अब सिंपल सी बात है, वापस लौट के आते हैं। टू प्रोवाइड, अब देखो बेटा यहां पे क्यों जरूरी सेक्स एजुकेशन कि टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, टू अवॉइड सेक्स रिलेटेड मिथ बहुत सारे होते हैं। कि बहुत सारे मिथ होते हैं कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, ये होने से वो हो जाएगा, के बहुत सारे मिथ होते हैं। ऐसे मिथ होते हैं कि यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो यू कैन नॉट मूव फ्रॉम दिस, किचन में मत जाइए अचार खराब हो जाएगा, मंदिर के पास मत जाइए भगवान गुस्सा हो जाएंगे। अरे भगवान को गुस्सा होना तो बनाते ही क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल? वो स्त्री को क्यों बनाते? देवी की पूजा क्यों करते? सिंपल सी बात है, ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर उस चीज से नाराज नहीं हो सकता है। खैर, लोगों के अपने अपने यकीन है, अपने अपने मिथ, तो ये मिथि तो है और क्या है।
जब मैं ऐसा बोलूंगा लोग विरोध करेंगे, चार बातें कमेंट में लिख देंगे नीचे आके कि सर ये गलत वो गलत। करते रहिए ना, आप बने रहिए कुएं के मेंढक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया ने जाना है मंगल ग्रह तक, दुनिया लड़ रही है, वैक्सीन बना रही है, और तुम सोच रहे अभी भी कि लोगों को वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है, लोगों को वायरस को समझना है, लोगों को जो है चांद तक पहुंचना है, मंगल ग्रह तक पहुंच के वहां पे कुछ करना है कि लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, और तुम अभी भी लगे हुए हो। यदि एक लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यदि वो किचन में चली गई तो किचन अपवित्र हो गया, पूजा में यदि आ गई तो पूजा अपवित्र हो गई, यदि वो मंदिर में चली गई तो मंदिर। क्या सोच है। खैर चलिए छोड़ते हैं इस बात को भी, इस पर नहीं पढ़ते कंट्रोवर्सी में। हम लिख रहे हैं यहां पे कि एंजाइटी टू अवॉइड सेक्स रिलेटेड मिथ के प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंट रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, एसटीडी एंड। अब मेरे पास बता रहा हूं एज ए, आप थोड़ा चैप्टर में सुनना पड़ता है बेटा, है ना, ठीक है, बर्दाश्त कीजिएगा मेरे को। मेरे पास एक लड़का आया, कुछ दिनों पुरानी बात है, मेरे कॉलोनी में कहीं पर, तो उसको मालूम था कि अंकल डॉक्टर है के, तो आया आके बोला, वो 14-15 साल का बच्चा हो, आके बोला कि डॉक्टर साहब, सर, अंकल, कभी सर बोलता, कभी अंकल बोलता, कभी डॉक्टर बोलता, उठ के, मुझे कुछ हो गया है। क्या हो गया? उसने कहा मुझे, मैं जब चलता हूं तो मुझे जो है वो दोनों तरफ जो है वो जो चेस्ट वाला हिस्सा है या ब्रेस्ट वाला हिस्सा, वहां पे मुझे दर्द होता है, लड़का है के, और मुझे लगता है गठान पड़ गई, कुछ गांठ सी पड़ गई है, और छूने पे दर्द भी करती है वो। क्या मुझे कुछ हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उसको समझाया कि ये नॉर्मल है बेटा, जब तुम एडोलेसेंट एज में होते हो, जब तुम ग्रोइंग एज में होते हो, हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, तो जो है ऐसा नहीं कि तुम जो है वो बॉयज होके तुम्हारे अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। मैं साफ साफ समझाया उसको के, ये नॉर्मल फिनोमिना का हिस्सा है, नॉर्मल होगा, दर्द होगा, तो कुछ 1-2 महीने में ऑटोमेटिक सबसाइड कर जाएगा। अब ये कौन बताया? डॉक्टर बता सकता है उसको, ठीक है, उसको तो पता ही नहीं, उसको लगा कि क्या हो गया मेरे को एकदम। देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज विथ रिलेटेड टू गर्ल्स ऑल्सो। लड़कियों के साथ तो बहुत बड़ी दिक्कत है, किसको बतलाएं? सिर्फ मम्मी को कह सकते हैं। मम्मी बोलती है, मम्मी को पता नहीं है ज्यादा साइंस के बारे में, मम्मी बोलती कुछ मत करो, किसी को बोलो मत, पापा को पता ना चले, इसको पता। तो एक बड़ा अजीब सा माहौल, एक घुटन टाइप की व्यक्ति को होने लगती है। खैर, अब यहां पे देखो 4 बातें इसलिए बोलनी पड़ती है क्योंकि ये हमारे रूटीन की चीज है बेटा, इसलिए मैं आपको समझा बता, ये रेगुलर क्लास का लेक्चर है, रेगुलर बच्चे में और थोड़ा डिटेल में बात करता हूं उस पर। तो मैंने आपसे कहा कि एसटीडी के बारे में, एसटीडी का मतलब एसटीडी पीसीओ नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है ना, उसके बारे में, एड्स के बारे में जानकारी व्यक्ति को होना चाहिए, ठीक है। फिर जो ऐसे मैरिड कपल हैं या जिनकी मैरिज होने वाली है के, तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि क्या कि बर्थ कंट्रोल का क्या तरीका है, यानी शादी होने के बाद कितने जो है वो कितना समय के बाद बच्चा प्लान करना चाहिए, बच्चे को प्लान कर रहे हैं तो क्या बेस्ट तरीका है, तब तक कंट्रासेप्शन करके में क्या मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला बच्चा होने के बाद दूसरे बच्चे के बीच में कितना गैप रखना चाहिए के, ये सब चीजें जो है वो सब व्यक्ति अवेयर होना चाहिए उसके लिए के। तो वो सब कहां आता है बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में आता है, उसी में आता है, उसी एजुकेशन में आता है, सेक्स एजुकेशन के अंदर ही शामिल होता है कि कैसे क्या बर्थ कंट्रोल ऑप्शन अवेलेबल है, प्रेग्नेंट मदर की क्या केयर करना चाहिए। अब भाई प्रेग्नेंट मदर की केयर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो पता होना चाहिए के डूज एंड डोंट्स के। पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर के, मैंने बच्चे के जन्म के बाद मां की क्या केयर करना चाहिए के, और क्या इंपॉर्टेंस है ब्रेस्ट फीडिंग काट के, और जो है बॉयज एंड गर्ल्स को शुरू से बचपन से ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि घर में मम्मी की तबीयत खराब है, मेरी बात सुनना जरूर के ध्यान रखे, सुनना जरूर बात को ध्यान रखे। लेक्चर अच्छा लगे चाहे ना लगे तो बिल्कुल अनलाइक करना बेटा इसको, लेकिन सुनना जरूर और दिमाग में रखना बात को। मम्मी की तबीयत घर में खराब है, घर में बहन है, एक भाई है, सारा काम बहन क्यों करेगी? मम्मी को दवा भी देगी, घर का बर्तन भी कर लेगी, वो थोड़ा सा खाना भी बना लेगी। वो लड़कियों को ही क्यों खाना बनाना आना चाहिए? लड़कों को क्यों नहीं आना चाहिए खाना बनाना? लड़के क्यों घर के काम में हेल्प नहीं कर सकते हैं? राजकुमार है लिखवा के आए थे सिर पे क्या? अब बुरा मत मानना लड़को, ठीक है, छोड़ जाओ तो कोई कहे अरे ये गीतेंद्र सर के पास तो बातें पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो फेमिनिस्टिक टाइप की बात। मैं बेटा मैं कॉमन बात करता हूं, आप खुद खुले दिमाग से सोचिए कि आप भी इंसान है बेटा, आप भी सोच सकते हैं कि अरे एक केवल एक्स और वाई क्रोमोसोम का तो फर्क है, तुम भी एक्स एक्स हो सकते थे, तुम एक्स वाई हो, मैं एक्स वाई हो, मैं भी एक्स एक्स हो सकता था, दैट मे बी पॉसिबल यार, क्या कौन जानता है। लेकिन वी शुड बी विजिलेंट, हमको खुले दिमाग से सोचना बेटा, नॉन जजमेंटल होकर हेल्प कीजिए ये चीज आप। और आपको बता दो शुरुआत घर से होती है, आप अपनी बहन के काम में बहन की हेल्प करेंगे, ठीक है, सीखेंगे आप कि आपको हाउ टू ट्रीट दी वुमेन्स, ठीक है। आफ्टर मैरिज अपने पार्टनर की आप वैसी केयर करेंगे, आप दो मिलके काम करेंगे ना।
हमारे घर में देखो ऐसा है कि राज की बातें बता रहा हूँ उनके, हमारे घर में हमारे जो मैड है वो अभी क्या हुआ कि उनके घर में शादी वादी कुछ है तो वो जा रहे हैं उनके। तो कल हम लोग काम का बंटवारा भी किए कि भैया 2-4 दिन तक कोई मैड नहीं हुआ, कोई अभी लॉकडाउन लगा है बॉम्बे में, ये हालत है तो किसी बाहर वाले को बुलाना थोड़ा दिक्कत है। तो फिर डिसाइड हुआ कि भाई कौन क्या काम करेगा, तो मैंने बोला भाई सुबह उठ के मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगा, ठीक है, मैं ये वाला ये काम मैं कर दूंगा, ठीक है, बाकी उसका फिर मैं रिकॉर्डिंग मेरे जो पेशेंट होते हैं वो देख लूंगा। डिसाइड हो गया काम आपस में। भारती बोली नहीं तुम बहुत व्यस्त रहते हो तो मैं कर लूंगी, मैं छुट्टी ले लेती हूँ उस काम को। मैंने कहा नहीं हम बांट लेंगे काम को, ठीक है, हमको किचन का काम थोड़ा कम आता है तो हम तुम्हारी उसमें हेल्प कर देंगे कटिंग वटिंग में, और 2-4 दिन जब तक हमारा जो भी स्टाफ है वो वापस नहीं आता, वो हमारे घर में 2 परमानेंट स्टाफ है, तब तक हम लोग मिलकर मैनेज कर लेंगे चीज़ों को। मैंने ये नहीं बोला कि मैं तो भाई घर का सेठ आदमी हूँ तो भैया तुम मेरे को सब ला के दो, नहीं कर सकते भाई, है ना, फिर सेठ नहीं घर जो है वो निकाल दी जाएंगे, तो इसलिए अब छोड़ो, अब वो सब बात की डिलीट कर देना, कट 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 कट, ठीक है ना, ठीक। तो अभी कहने का मतलब ये है कि हमको आगे बढ़ के उससे तो जो इक्वलिटी की हम बात करते हैं तो केवल बातें मत करो भाई, कि उसको जीवन में इंप्लीमेंट भी करो उसको, ठीक है ना। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड के, दिस विल लीड द फॉर्मेशन ऑफ द सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज के। भाई डिसीजन होगा अभी आपको तो मैं कि अभी मैं आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर भी कि एमटीपी में जो चेंजेस हुए वो क्यों हुए चेंजेस के, अभी सुनते हैं बात। तो मैंने आपसे कहा ये सब कुछ जो है बेटा किसमें आता है, ये सब कुछ आता है अवेयरनेस में, सेक्स एजुकेशन का ही ये हिस्सा होता है, ठीक है। फिर अब जितने भी एक्शन प्लान मान लो, आप उन एक्शन प्लान को आपको जमीनी हकीकत देना पड़ेगा, तो आपको क्या चाहिए उसके लिए, आपको एक बेहतर स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको, ताकि इन एक्शन प्लान को आप इंप्लीमेंट कर सके। आप मुझसे पूछेंगे, आप सब सुनना बेटा बारी बात कुट के, यदि आपकी मम्मी आशा कार्यकर्ता हैं, यदि आपकी मम्मी आशा कार्यकर्ता है ना, तो मेरी तरफ से उनको हाथ जोड़कर नमन है, क्योंकि आशा कार्यकर्ता आज हमारे देश में हेल्थ केयर सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है। इतनी कम सैलरी में, इतने कम रिसोर्सेज में, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी जाती है, और वो आशा कार्यकर्ता जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं देश के प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में। मैं सारी मम्मियों को, सारी महिलाओं को, सारी बहनों को, जितने भी लोग हैं उन सबको नमन करता हूं। यदि आप आशा कार्यकर्ता हैं तो आपको मेरी तरफ से सल्यूट है, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसको डॉक्टर भी नहीं कर पाए, कोई डॉक्टर है ही नहीं इतनी संख्या में। इसके बावजूद कि पे स्केल पेमेंट बहुत कम है, पेमेंट भी रेगुलर नहीं है, कई बार कोई आदमी आता है, वो जो पंचायत का हुआ कोई आके 4 बातें बोल भी चला जाता है, 4 बातें सुन के रख लेते हैं मन में, ठीक है, बोल गया, काम नहीं कभी कम करते हैं, काम उतना ही करते हैं। ये है इंपावरमेंट। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें बहुत सुधार करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, हालांकि कि अब जैसे कोरोना का टाइम पीरियड खत्म होगा ना, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम लोग कुछ ऐसे विलेजेस में जो है एक काम रुका हुआ है कोरोना के चलते, एक गांव के अंदर हम काम शुरू किए थे, वो रुका हुआ ऑलमोस्ट, के हम आगे भी काम करेंगे। हम कुछ अपने बायोमेट्रिक्स के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाएंगे हम, जहां पर हमारे जो भी पढ़े हुए कमांडोज हैं वो अपना कभी एक आध दिन निकाल के वहां आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। हम गाँव के अंदर जो है वो जहाँ पर हेल्थ केयर नहीं पहुँचती वहाँ तक हेल्थ केयर पहुँचाने में सरकार से आज़ाद होके, फ्री होके, हमें नहीं चाहिए किसी की मदद, हम अपने दम पर काम करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, 4 लोगों को तो फर्क पड़ता है, हम कोई देश में पूरे देश को मैं परिवर्तन नहीं कर सकते, पर 4 लोग जो हमारे पास आएंगे उनको हमसे फायदा होगा, बस यही सोच के हम चलते हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक्स की कमाई का एक हिस्सा इस फंड में इस्तेमाल किया जाता है, जो पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने में हम यूज करेंगे, ठीक है। खैर, तो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए हमको जो है वो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, मेडिकल असिस्टेंट चाहिए होता है हमको के, और ये सब चीजें किन सी लेवल पे काम करती हैं, जितनी भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी, सरकार बोलती है भैया कि घर में दाई के थ्रू ना करा के जो है हॉस्पिटल में ले जाकर जो है प्रेग्नेंट जो है वो बच्चे का चाइल्ड बर्थ कराया जाके, प्रेगनेंसी के दौरान क्या दवाएं देनी है उसके लिए आशा कार्यकर्ता है घर घर जाके आयरन की गोलियां भी खिलाती है के, वो उन प्रेग्नेंट महिलाओं का ध्यान भी रखती है के। फिर डिलीवरी, एसटीडी के बारे में अवेयरनेस, एबॉर्शन है, कॉन्ट्रासेप्शन है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी हुई, ये सारे इश्यूज के अंदर जो है वो कवर किए जाते हैं, ठीक है बेटा। अब आते हैं दूसरे इश्यू पर, ऑस्पेक्ट पिरामिड के एमनियोसेंटेसिस की बात करते हैं। आपको बता दूं बेटा मैं कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें
100% एनसीईआरटी शामिल कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने बोला कि सर एनसीईआरटी का पीडीएफ दिखा दो और उसको बांट दो। अरे यार मजा नहीं आएगा ना पढ़ाने में ना पढ़ने में। अब वो एनसीईआरटी सामने होता है, उसको पीडीएफ को मैं बांटता चलूं उठ के, पॉइंट नहीं है उसका। अभी दिमाग में रखना है हमको, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी से का पीडीएफ लें आप, चाहे आपका की नोट्स लो आपके। अब एक जो अरे यदि हम जो है वो सिंपल सी बात है कि हम जो है अपने की नोट्स को यदि हम सॉल्व करते हैं ना, तो उससे अच्छी एनसीईआरटी पे पकड़ कभी बन नहीं सकती हमको, ठीक है ना बेटा। तो बात नहीं सीट के, इसलिए जो है ना, मतलब क्योंकि जो विजुअली जो दिखता है ना वो हमारे दिमाग में छप जाता है के। अभी आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि अल्ट्रा जो है वो हम क्या कर रहे हैं, हम यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन के से हम जो है वो रेडिएशन देके हम लोकेशन पता लगा रहे हैं फीटस का। फिर इंजेक्शन को अंदर देके हम जो है एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल रहे हैं के। तो एमनियोसेंटेसिस, इंजेक्शन की मदद से फ्लूइड को निकालना सेंटेसिस कहलाता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन फ्लूइड को बाहर निकालना सेंटेसिस कहलाता है। एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल रहे हैं इसलिए इसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, ठीक है। इट इज ए प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये एक प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसमें कि थोड़ी मात्रा में हम एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं और इस एमनियोटिक फ्लूइड से हम क्या करते हैं, इसमें फीटल सेल्स पाई जाती हैं और उन फीटल सेल्स का हम स्टडी करते हैं, कैरियोटाइप को तैयार करते हैं। कैरियोटाइप का मतलब होता है बेटा क्रोमोसोम को देखते हैं हम, और कैरियोटाइप का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है उसको हम ईडियोग्राम कहते हैं। और हम देखते हैं कि फीटल में कोई जो है जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ट्राइसोमी तो नहीं है उसके अंदर जो है मोनोसोमी तो नहीं है उसके अंदर, टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तो नहीं है, एडवर्ड सिंड्रोम तो नहीं है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। और हमें जब हम क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं तो हमको यह भी मालूम चल जाता है कि फीटस जो है वो XX है या XY है, फीमेल है या मेल है, यह भी हमको मालूम चल जाता है। और बस यहीं से चाहे वो कहानी में एक बुरा मोड़ आता है। लोगों ने एक बेहतर टेक्निक, एमनियोसेंटेसिस इज ए बेटर टेक्निक, जिसका इस्तेमाल करते थे हम जेनेटिक एबनॉर्मलिटी का पता लगाने में, लोगों ने इसको बैन करवा दिया। क्यों बैन करवा दिया? क्योंकि लोगों ने एमनियोसेंटेसिस करवाया, पता लगा लिया कि फीटस जो है वो बॉय है गर्ल है, लड़का है कि लड़की है। लड़की है तो उसको फीटल अवस्था में ही मार दिया, फीमेल फर्टिसाइड कर दिया, कि फीमेल फीटोसाइड कर दिया, इन्फेंटिसाइड बोल सकते हैं इसको हम। फीटस को मार दो फीटोसाइड बोलेंगे इसको हम, ठीक है। तो बच्चे जो है वो गर्भावस्था में ही जो है प्रेगनेंसी के दौरान ही लड़की को अबॉर्ट कर दिया गया, मतलब जन्म लेने का मौका ही नहीं दिया गया। ये वो देश है जहां हम कर रहे हैं, जहां पर हम अभी देवी जी चल रही हैं उनको पूछते हैं, फिर नवदुर्गा आती है तब दिवाली के समय तब के पहले, दशहरे के पहले उनको पूछते हैं। आधे हमारे जिनको हम मानते हैं जो है गॉडेस, मेन गॉडेस सब देवियां। लक्ष्मी के लिए हम कहते हैं भी लक्ष्मी प्रसन्न रहे, हम पे खूब पैसा आता रहे, हम लोग अच्छे से रह सकें। लक्ष्मी है तो सब कुछ है, अगेन देवी है। सरस्वती है तो ज्ञान रहेगा, अगेन देवी है। वहां पर हम एक लड़की को फीटस में ही खत्म कर दें तो ऐसी हाइपोक्रेसी सिर्फ हमारे यहां देखने मिल सकती है भाई, ठीक है। और ये बहुत गलत बात है। सरकार ने इसको लेकर बहुत सख्त कदम उठाए, ठीक है, और आज बहुत सारे कानून बने हुए कि ऐसा ना हो सके। पर एमनियोसेंटेसिस जो है उसका सबसे बड़ा मिसयूज जो है उसी चीज के लिए किया गया, ठीक है। एंड बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया। इट इज बीइंग मिसयूज्ड फॉर सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ फीटस दैट लीड टू फीमेल फर्टिसाइड। क्या देयरफॉर स्टैट्यूटरी बैन का मतलब होता है वैधानिक बंद, यानी कानूनी तौर पर इसको जो है बैन कर दिया गया कि जो है सेक्स डिटरमिनेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस नहीं किया जाएगा। यदि किसी कारण से जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के लिए करना पड़ता है तो उसमें सेक्स को रिवील नहीं किया जाएगा, ये बताया नहीं जाएगा कि लड़का है कि लड़की, ये इंफॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। और डॉक्टर ने यदि बताया तो डॉक्टर पे कार्रवाई होगी, ठीक है, और वो कार्रवाई सख्त कार्रवाई होगी, ठीक। तो ये अब मैंने कहा ना कि जेंडर इक्वलिटी की हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वो बड़ी बड़ी बातों की शुरुआत यही होती है कि पता होने के बावजूद कि लड़की है, गर्भ प्रेगनेंसी में जो है वो गेस्टेशनल पीरियड में लड़की है, उसको पूरा का पूरा जो है डेवलप होना जाए, उसको जन्म हो सके, उसका इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मतलब जेंडर इक्वलिटी जो है उसकी शुरुआत वहीं से होती है कि लड़की को पहले जन्म लेने दिया जाए, यानी गर्ल चाइल्ड को पहले जो है वो बर्थ तो दिया जाए उसको, तब उसकी शुरुआत। एक आया था जो है कलर्स टीवी पे एक सीरियल आया था बालिका वधू,
मुझे लगता है बालिका वधू ही था, इसमें कि वो जो दादी सा होती है, कौन होती है उसमें के अम्मा जी जो है वो फीमेल फोर्टिसाइड का झंडा लेके चलती है, किसी का लड़की होगी तो उस लड़की को खत्म करवा देती वो। बालिका वधू बड़ा पॉपुलर सीरियल हुआ था कलर्स पर, एकमात्र सीरियल है जो मैंने कुछ एपिसोड देखे शुरू के उसके, आनंदी वाला, ठीक है। उसके बाद तो फिर जैसे ही कलर्स ने अपना रंग बदला, कलर्स ने अपना रंग बदल लिया, कलर्स ने कहा कि भैया हमारा नाम ही कलर्स, हम अपना रंग बदल रहे हैं, अब हम आ गए हैं इच्छाधारी नेवले पे, इच्छाधारी मोर पे, इच्छाधारी सांप पर आ गए, अब लेवल ही अलग कर दिया आपने अपना। तो हमने छोड़ दिया कलर्स को, हमने कहा भैया इतने रंग हम नहीं ना बदल पाएंगे, हम तुम्हारे कहने पर इतने रंग ना बदल पाएंगे, तो हमने छोड़ दिया कलर्स को। खैर ठीक, फिर अब आते हैं हम अगले एस्पेक्ट पे बात करते हैं बेटा। अब देखो हम कुछ हमारा छूटा तो नहीं इसमें एनसीईआरटी में के अकॉर्डिंग, हम देख लेते हैं एक बार एनसीईआरटी में, ठीक है। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया इसमें, ठीक है। तो हमने जो है वो, और ठीक है, सहेली के ऊपर बात हम बाद में करेंगे। अब सहेली कौन, सहेली अरे यार ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात कर रहे हैं हम, किसको सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने CDRI ने इसको बनाया है, वंस इन ए वीक पिल है, नॉन स्टेरॉइडल पिल के। कुछ चीजें बड़ी अच्छी खोज लेते हैं, सहेली खोजा, सेंट क्रोमैन उसके अंदर होता है। सहेली जो है वो वंस इन ए वीक पिल होती है, गोली होती है, सप्ताह में एक बार दी जाती है, नॉन स्टेरॉइडल जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन है, CDRI लखनऊ ने उसको डेवलप किया है। याद हो गया ना, बस बात खत्म होगी, हमारा पर्पस सॉल्व के आगे बात करते हैं हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल के ऊपर बेटा हम बात करते हैं। जनसंख्या विस्फोट, आप बोलोगे विस्फोट क्या, अचानक से आसमान से आदमी टपकने लगे थे? अरे दिमाग में ऐसी बात आती है ना जब लिखता कोई कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि आसमान से लोग टपकने लगे थे, नहीं ऐसा नहीं हुआ। तीन बड़ी चीजें घटी बेटा, सुनो बात पहले, सुनो कहानी के, वो नहीं होता मदारी होता है डमरू बजाता होता है कि सुन मेरी कहानी भाई, ठीक है। तो वैसे ही मदारी हम हैं, ठीक है, तो हम डमरू में आके बोलते हैं कि भाई देखो सुन लो कहानी और दिमाग में याद रखो, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या, तो अरे भाई ऐसा है, ये तो चैप्टर ही ऐसा है, ठीक है जी, हम कहानी नहीं इसमें बताएंगे नहीं तो कैसे कर। तो अब देखो आपको तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ी। नंबर एक, हमारे पास जो है बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी आई, तो हमने क्या किया, हमने जो डेथ रेट था उसको हमने कम कर दिया। यदि सिकंदर महान के समय, सुनना कहानी, सिकंदर महान के समय में 322 या 24 BC के आसपास की बात है कि यदि सिकंदर के समय में भी टाइफाइड का ट्रीटमेंट होता, ठीक है, सेप्सिस का ट्रीटमेंट होता, एंटीबायोटिक होते, तो सिकंदर जो है वो 32-33 साल की उम्र में खत्म ना होता, वो 60-70 साल तक रहता, पता नहीं क्या क्या करता, ठीक है। हमारे पास जो ट्रीटमेंट है, जो हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट है, ये 20वीं सेंचुरी से शुरू हुआ है बड़े पैमाने पर, ठीक है। 1900 वाला जो ईयर था, जो 20वीं सदी थी, वहां पे शुरू हुआ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें, सैलमन वॉक्समैन की बात करें 1927, 1944 के, रॉबर्ट कोच की बात करें हम, लुइस पास्चर की बात करें हम के, जोसेफ लिस्टर की बात करें हम के, ये सभी वो लोग थे। पॉल एहरलिक की बात करें जिन्होंने जो है वहां बड़ा रोल प्ले किया इसमें। तो हमने बेटर है, यानी हमने व्यक्ति की औसत आयु को बढ़ा दिया, यानी जो इन्फेक्शन था, जिनको बोलते थे कि भैया किसी को यदि जो है वो कुष्ठ लेप्रोसी हो गया, मतलब देवी देवता नाराज चल रहे हैं, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कुछ गलत हो गया, काला साया लग गया आदमी के पीछे, ठीक है। पहले हम झाड़ फूक इन सब पे यकीन करते थे, लेकिन समझ में आया कि झाड़ फूक नहीं है, ये साइंस है, विज्ञान है इसके पीछे, माइक्रोब छुपे हुए हैं इसके पीछे, ठीक है। तो हमने डेथ रेट को कम किया, ठीक है। फिर हमने क्या, अब डेथ रेट में क्या किया हमने, एक तो एवरेज बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी से हमने डेथ रेट कम किया। फिर हमने क्या किया, हमने कई सारी महिलाओं की डेथ जो है वो हो जाती थी प्रेग्नेंट जो है वो ड्यूरिंग द डिलीवरी, एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण के। पोस्टपार्टम हेमरेज, PPH, वन ऑफ द मेडिकल कंडीशन, पोस्टपार्टम हेमरेज, कि बच्चे के जन्म के बाद मदर की ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है और ब्लड इतना बाहर निकल जाता है कि मदर की डेथ आती कई बार, तो उसको हमने कम किया। हमने हॉस्पिटलाइज सेटअप में जो है वो बच्चों की डिलीवरी को शुरू किया, हमने मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड किया, तो उससे MMR कम हुआ। फिर छोटे बच्चे जिनका जन्म होता था उनको कई सारे जो है वो हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी कम किया हमने, यानी वो छोटे बच्चों को जो है कई सारी बीमारियां लग जाया करती थी बचपन में, हमने वैक्सीन लगाना शुरू किया उनको, छोटे बच्चों को हमने जो है वो प्रॉपर जो है वैक्सीनेशन किया, उनको प्रॉपर नॉरिशमेंट प्रोवाइड किया उनको हमने के, और हमने 5 साल से कम उम्र के बच्चों की, जो जिनके अधिकांश बच्चों की डेथ हो जाया करती थी, उसको रोका हमने। पहले लोगों के अधिक बच्चे इसलिए होते थे कि कुछ बच्चे उसमें से खत्म हो जाया करते थे,
एडल्ट होने के पहले पहले। लेकिन अब लोगों के बच्चे कम होते हैं, लोग कम बच्चे जो है वो यानी छोटी फैमिली रखते हैं लोग, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब तो हेल्थ केयर फैसिलिटी है, अब एक बच्चा भी है तो वो उसके सर्वाइव करने के चांसेस मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये चीजें बदली। तो इससे पॉपुलेशन जो है, पहले पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा वैनिश हो जाया करता था और वो हिस्से को हमने वैनिश होने रोका, तो हमें लगा एकदम से पॉपुलेशन बढ़ गई वो। ठीक है, ठीक, यानी हमने, और फिर साथ में क्या है, क्योंकि हमने हेल्थ केयर फैसिलिटी को पहले इंप्रूव कर लिया, लेकिन कंट्रासेप्शन वाले अवेयरनेस बाद में आई, तो बर्थ रेट तो वही का वही था, डेथ रेट कम कर दिया, तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ गई। ठीक है, चलिए, the tremendous increase in size and growth rate of population is called population explosion। ठीक है, यानी तेजी से जनसंख्या के आकार के साइज का बढ़ना, ग्रोथ रेट का बढ़ जाना, वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ, देखो बेटा मैंने 2001 का ही क्यों लिया, क्योंकि एनसीईआरटी में वहीं का मेंशन किया गया कि एनसीईआरटी में उन्होंने लिखा हुआ है लेस देन 2%, एनसीईआरटी में उन्होंने जो लिखा हुआ है इसमें 2001 लिखा, 2011 की बात करें, हमें अपने 2001 मैंने ले लिया इसमें कि 2000 हम जो है वो 11 की बात करें इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी के अलग अलग वर्जन है बेटा, तो ये जो हमारे पास नया वर्जन है, तो इसमें 2000 हम जो है वो क्या लिखा इसमें, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, लेस देन 2% के, तो हमने क्या किया, हमने एनसीईआरटी का ही आंकड़ा इस्तेमाल किया, हमने लिखा इट इज लेस देन 2% के। 2001 की सेंसस रिपोर्ट में जो है 1.7% के आसपास रखा है यहाँ पे के, तो हम बात कर रहे हैं अभी 2011 में भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, इट इज जो है कितना है बेटा, ये लेस देन 2%, एनसीईआरटी में ये साफ साफ मेंशन है। ठीक करें के, लेस देन 2%। ठीक है, हे माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा ग्रोथ रेट है। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीजन क्या है बेटा के, तो मैंने कहा ना, डिक्रीज डेथ रेट, मृत्यु दर का कम होना, डिक्लाइंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, डिक्रीज्ड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, और जो है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल्स रिप्रोडक्टिव एज के, यानी लोग जो है उनका रिप्रोडक्टिव एज बढ़ गया। ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इससे क्या हुआ, इससे पॉपुलेशन तेजी से बढ़ गई। विल गेट्स ने एक बड़ा अच्छा उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा बाय इंप्रूविंग हेल्थ, स्वास्थ्य को इंप्रूव करने पर, इंपावरिंग वुमेन, महिलाओं को इंपावर करने पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम होगी। वो कहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि जो है वो पॉपुलेशन कैसे कम करना है, आपको सबसे बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा, आपको महिलाओं को इंपावर करना पड़ेगा, आपको उनको जो है वो एजुकेट करना पड़ेगा और बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। जब बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी इंप्रूव करोगे आप, तो सर्वाइवल, बच्चों का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी कम हो जाएगा, आप लोगों को एजुकेट कर पाओगे, बेहतर कंट्रासेप्टिव के लिए उनको प्रेरित कर पाओगे, और लोगों को पता होगा कि छोटा परिवार होगा, बेहतर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाएंगे बच्चों को हम। यदि एक बच्चा होगा, दो बच्चा होगा, तो पढ़ने के लिए हम मोबाइल फोन सब कुछ उससे दिला पाएंगे, लेकिन 8 बच्चे होंगे तो रिसोर्स जो है बढ़ जाएंगे, तो हम बच्चों की ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। तो जो है वो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बिहार में भी, यूपी में भी काफी कई एरियो में काम कर रहे हैं, वो काफी सारा पैसा वो खर्च कर रहे हैं थ्रू एनजीओ, और इन चीजों में वो रोल प्ले कर रहे हैं। फिर अब मैरिज के लिए आयु कितनी होना चाहिए, तो फीमेल्स के लिए 18 ईयर्स और मेल्स के लिए 21 ईयर जो है वो, ये जो है वो मैरिजेबल एज कहलाता है बेटा के। ठीक है, यानी 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करना कानूनी तौर पर जो है वो वैलिड नहीं है, गैर कानूनी है वो, और 21 ईयर्स मिनिमम मेल की आयु होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज शुड गिव सम इंसेंटिव, छोटे, अब देखो इसे कहते हैं कि सरकारी नौकरी चाहिए तो आपके 2 से अधिक बच्चे नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे कई सारे कानून बनाए गए। ठीक, बर्थ कंट्रोल
is an important step to control the population growth by motivating smaller family to use contraceptive method के हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के फायदे बतलाने पड़ेंगे, लोगों को यह बताना पड़ेगा कि हम दो हमारे दो के पहले आता था कि भाई आप रिप्लेसमेंट, चाइना ने किस पे काम किया, चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी पे काम किया, हमारे यहां भी हम छिपे अर्थों में वैसे ही काम कर रहे हैं। यानी जो तस्वीर बनी होती है तो उसमें मदर फादर और पहले दो बच्चे बने होते थे, एक लड़का एक लड़की, अब मदर फादर और एक ही बच्चा बना होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं इसके लिए कि भाई आपके बच्चे बेस्ट डिजर्व करते हैं। आपका एक बच्चा है, दो बच्चा होगा, बेहतर स्कूल में पढ़ा पाओगे, आप बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाओगे, लेकिन 4 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, देन अब कैसे बर्थ कंट्रोल करें, तो उसके लिए सामने आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे। बेटा हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल, अब कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का मतलब है कि ये वो तरीके हैं जिनसे कि हम जो है वो बर्थ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं हम। ठीक है, और उसमें सबसे पहले आते हैं नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड के। याद रखिएगा, नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड में हम क्या करते हैं, हम इसमें जो है वो कोई भी आर्टिफिशियल मीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई भी तरह के डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये नेचुरल मेथड है, और इस नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड का सबसे गहरा संबंध यह कि व्यक्ति को कितना जानकारी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कि फर्टाइल पीरियड क्या होता है, लैक्टेशनल एमोनिया का मतलब क्या है। ठीक है, तो इससे व्यक्ति जो है वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को, एक कपल जो है उसे वो किस प्रकार से सेक्सुअली एक्टिविटी को वो कंट्रोल करता है, किस प्रकार से उसको वो रिप्रेजेंट करता है, इस पर ये डिपेंड करता है। हालांकि नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड के फेलियर रेट हायर साइड होता है, लेकिन इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, कि द ओनली साइड इफेक्ट इज कि प्रेगनेंसी हो जाता है, जो तरीका था वही फेल कर जाता है। ठीक है, तो पहला मेथड इसमें कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के, तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब होता है कि एक कपल को जो है उस समय कॉइटस नहीं करना चाहिए, उस समय सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जिस समय जो है फर्टिलिटी के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। फर्टिलिटी के चांसेस सबसे अधिक कब होंगे, जब ओवुलेशन का समय होगा। ठीक है, एंड दिस इज फर्टाइल पीरियड। क्या होता है बेटा, फर्टाइल पीरियड ये होता है, ये फर्टाइल पीरियड होता है डे 10 से डे 17 ऑफ दी मेंस्ट्रुअल साइकिल के। मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 10 से लेकर डे 17 तक जो है ये वो समय होता है जिसको हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और इस समय एक कपल को कॉइटस को अवॉइड करना चाहिए। कि in this period ovulation is expected to occur and chances of fertilization are very high के, और इस मेथड को पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को बेटा हम रिदम मेथड भी कहते हैं और नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड भी कहते हैं इसको हम के। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 10 से लेके डे 17 तक कपल जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में या कॉइटस में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो कम हो जाते हैं। यदि इस समय इन्वॉल्व होगा तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कई गुना बढ़ जाते हैं। तो पीरियोडिक मतलब एब्स्टिनेंस का होता है एब्सेंट के सेक्सुअल एक्टिविटी है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में मतलब एक निश्चित समय काल पर सेक्सुअल एक्टिविटी से को नहीं करना होगा। ठीक है, फिर क्वाइटस इंटरप्टस क्या होता है, क्वाइटस इंटरप्टस जो होता है इसमें जो है ड्यूरिंग दी इंटरकोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जब पेनिस जो है वो उसे सीमेन विड्रॉ, जब जो है वो यूरेथ्रा से सीमेन विड्रॉ करने को होता है, उसके ठीक पहले पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लिया जाता है ताकि कि इजैक्यूलेशन जो है वो वेजाइना के बाहर हो। लेकिन दिस इज ए मेथड दैट इज हैविंग द वन ऑफ द हाईएस्ट फेलियर रेट। कारण ये कि समटाइम, क्योंकि क्या होता है जो सीमेन होता है, सीमेन जो है वो जो इजैक्युलेटरी डक्ट होती है, जो इजैक्युलेटरी डक्ट होती है उसमें भी सीमेन स्टोर होता है, उसमें भी स्टोर होता है। कभी कभी क्या होता है जो सीमेन के पहले, सीमेन निकलने के पहले जो ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी जो प्री इजैक्युलेशन सिक्रेशन होता है, यानी पेनिस में लुब्रिकेशन के लिए कुछ सिक्रेशन होता है, तो वो सिक्रेशन के अंदर भी स्पर्म हो सकते हैं, तो जो कि प्रेगनेंसी को लीड कर सकते हैं। दिस स्पर्म में प्रेजेंट देयर, तो इसका भी जो है वो फेलियर रेट अधिक होता है। तो क्वाइटस इंटरप्टस में मतलब है द पेनिस इज विथड्रॉन फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैक्युलेशन एंड आल्सो कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, इसे रिजेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कहते हैं और इसे पुल आउट मेथड या विथड्रॉल मेथड भी कहते हैं। इसके लिए ये टर्म याद रखें, इसे रिजेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स या पुल आउट मेथड या विथड्रॉल मेथड भी कहते हैं। और टेक्निकल वर्ड इसका क्या होता है, वो होता है क्वाइटस इंटरप्टस। क्लियर? ठीक है, फिर लैक्टेशनल एमेन्यूरिया, इस मेथड का इस्तेमाल केवल जो है वो एक मदर ही कर सकती है, जो अभी जिसने जो है वो जिस बच्चे को जन्म दिया, उठ के न्यूली जो मदर बनी महिला है वो कर सकती है। लैक्टेशनल एमेन्यूरिया का मतलब होता है कि यदि बच्चा, देखो कुछ चीज याद रखना कि इसमें एक्सक्लूसिव
ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंपलसरी है कि यानी बच्चा जो है वो जन्म के बाद 6 महीने तक बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे उठ के केवल मदर्स मिल्क ही लेता हो, कोई दूसरा उसको जो है वो बाहर से फूड ना दिया जा रहा हो, तो बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है, तो मदर को उसे कई बार फीड कराना पड़ता है। तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान बॉडी को सिग्नल जाता है और बॉडी जो है वो डिसाइड करती है नॉट टू ओव्यूलेट के, तो इस समय, और ये मेथड केवल 6 मंथ आफ्टर द डिलीवरी के पार्टुलेशन के बाद केवल 6 महीने तक ये मेथड वैलिड होता है, उसके बाद ये मेथड काम नहीं करता है। ठीक, तो इट इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन फॉलोइंग द पार्टुलेशन के, पार्टुलेशन का मतलब है डिलीवरी ऑफ द बेबी, बच्चे के जन्म के बाद में जो लैक्टेशन पीरियड होता है, जब बच्चे को जो स्तनपान कराया जाता है, उस समय मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, इस समय ओव्यूलेशन जो है वो नहीं होता है बेटा, इस समय ओव्यूलेशन नहीं होता है कि, और चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो ना के बराबर होते हैं कि दिस मेथड इज रिलायबल फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी के, डिलीवरी के बाद ये जो है वो 6 मंथ तक जो है वो ये मेथड जो है वो हम कहते हैं ये मेथड जो है वो वैलिड होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नाउ कम टू दी बैरियर मेथड। हम देख सकते हैं एक बार कि जो हमने मेथड देखी इसमें से कुछ छूटा तो नहीं है हमारा, इसलिए मैं एनसीईआरटी भी अपने बिल्कुल पास में रखता हूं बेटा। यस, ठीक है, हमने कवर किया इसमें बेटा। अब इसमें ठीक है, हमने पूरा सब कुछ है ना, ठीक है। याद रखिए बेटा, चाइल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा चीज के। फिर आते हैं बैरियर मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल की, बैरियर मेथड पे बात करते हैं हम के। इसका मतलब ये इट इज ए मेथड जिसमें कि जो ओवम है और जो स्पर्म है के, इसके बीच में देयर इज ए बैरियर के, जो दोनों को मिलने नहीं देगा के, उसे बोलते हैं हम बैरियर मेथड कहते हैं। क्या हो सकते हैं ये हो सकते हैं कॉन्डोम्स हो सकते हैं और ये डायफ्राम हो सकते हैं। क्या देखते हैं, कॉन्डोम्स वन ऑफ द कॉमन मेथड। याद रखिएगा, कॉन्डोम्स मेल और फीमेल दोनों तरह के होते हैं। फीमेल कॉन्डोम, वाई फीमेल कॉन्डोम्स आर लेस पॉपुलर, क्योंकि वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं एंड दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल एज कंपेयर, यदि मेल कॉन्डोम से कंपेयर किया है तो वो जो है बियर करने में थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं। मैकेनिक, अब ये क्या होते हैं, मैकेनिकल बैरियर मेड अप ऑफ रबर एंड लेटेक्स। किससे बने होते हैं, रबर और लेटेक्स से बने होते हैं। ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों तरह के होते हैं। फीमेल में ये सर्विक्स के जो है वो वेजाइना और सर्विक्स वाले हिस्से को ये कवर करते हैं ताकि स्पर्म की जो है यूट्रस में एंट्री ना हो पाए। ठीक है, याद रखिए कॉन्डोम्स का एक पहला है ना, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, वो है इसका कॉन्ट्रासेप्शन, इसका है कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में इसको यूज करते हैं। लेकिन इससे एक और एडवांटेज मिलता है, ये एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने में भी सक्षम होते हैं। कॉन्डोम्स का एक बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी रोकते हैं। ठीक है, जैसे कि HIV की बात करें, एड्स की बात करें। ठीक है, देन कम टू दी डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट की। याद रखिए डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट का कंडोम से क्या फर्क है, कंडोम रीयूजेबल नहीं होते हैं, एक बार यूज करने के बाद वो डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, और जबकि डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट ये रीयूजेबल होते हैं, इनको बार बार यूज कर सकते हैं। ये वो मैकेनिकल बैरियर होते हैं जो कि जो है वो एक प्रकार रबर से बने होते हैं, और इनको फीमेल के जो सर्वाइकल कैनाल वाला हिस्सा होता है, जहां पे वेजाइना के बाद में जो सर्विक्स का हिस्सा शुरू होता है, वहां पे इसको प्लेस करते हैं ताकि जो है वो सर्विक्स का दरवाजा बंद हो जाए, यानी वो एंट्री पॉइंट बंद हो जाए, जिसके चलते जो है वो सीमेन अंदर इंटर ना कर सके। ठीक है, देन जब भी कभी डायफ्राम वॉल्ट का यूज करते हैं तो साथ में स्पर्मेसाइडल क्रीम या जेली या फोम का यूज भी करते हैं, ताकि कुछ स्पर्म जो ट्रैक में जो वेजाइना के अंदर प्रेजेंट हैं वो स्पर्म भी वहां पे इन दवाओं के प्रभाव से खत्म हो जाए। तो ये केमिकल बैरियर होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव इफिकेसी को जो है बढ़ा देते हैं। कि मतलब बैरियर मेथड में जैसे कि कोई वॉल्ट डायफ्राम का इस्तेमाल कर रहा है तो उस समय ये जो है वो स्पर्म एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करते हैं, ताकि यहाँ पे कुछ स्पर्म रह गए हैं वॉल में तो वो डिस्ट्रॉय कर जाए। ठीक है, देन कम टू द इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब यूटेरस के अंदर। ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जिनको कि हम यूट्रस के अंदर इंप्लांट करते हैं, और देखो वेजाइना तक तो देखिए कोई भी जो है वो फीमेल कॉन्डम की बात करें, डायफ्राम की बात करें, वॉल्ट की बात करें, इसको तो एक फीमेल खुद ही इंसर्ट कर सकती है, लेकिन
वेनेवर जब हम कभी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की बात करते हैं तो उसके लिए मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के साथ में एक जो है वो दिक्कत ये है कि ये इसको इंसर्ट करने के लिए आपको मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। अब प्रश्न उठता है यहां पर कि कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव को बेहतर कॉन्ट्रासेप्टिव बोलेंगे, तो यहां पर एनसीईआरटी बड़ा अच्छा लिखते हैं। एनसीईआरटी में लिखते हैं वो कि एक बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए। यदि हम बात करें यहां पे कि एक बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए कि व्हाट विल बी द फीचर, क्या फीचर एक बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव के होना चाहिए, तो हम बोलेंगे यहां पे कि एक बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए जो यूजर फ्रेंडली हो, मतलब जिसके लिए जो है यूजर को ऐसा ना हो कि जो है वो असिस्टेंट की जरूरत पड़ के, यूजर फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो और रिवर्सिबल हो विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। जब बच्चा चाहिए हो तब उसको यूज करना बंद कर दें, वो कोई साइड इफेक्ट उसका ना उठ के। तो दिस और इसके अलावा कुछ और चीजें भी व्यक्ति को चाहिए, वो है कि ये इट डज नॉट इंटरफेयर विद द नो इंटरफेरेंस विद द सेक्सुअल ड्राइव, के जो व्यक्ति की सेक्सुअल एक्टिविटी है उस प्लेजर को, उस एक्टिविटी को जो है वो इंटरफेयर ना करता हो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मतलब कहने का मतलब है कि दिस इज दी, तो ये भी याद, ये भी एक पॉसिबल क्वेश्चन है कि एक बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या फीचर होना चाहिए, ठीक है। अब आईयूडी, मतलब आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, साथ साथ में देखो बेटा, इंटरेक्टिव कीनोट्स में मैंने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं आपसे के, मैंने आपसे कई क्वेश्चन पूछे हैं इंटरेक्टिव कीनोट्स में, उनके उत्तर कीजिएगा के। कई जगह पर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, कई जगह पर नहीं भी दिए मैंने, वहां मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ मैंने टर्मिनोलॉजी रिपीट करने को बोले। तो आप कीनोट्स को ये समझ लीजिए कि मैं आपको 1 to 1 पढ़ा रहा हूं, के। तो इंटरेक्टिव कीनोट्स में आपको मेरा देखा मेरा कार्टून उसमें के, तो सोचिए आप मेरे को उत्तर कर रहे हैं, आप मेरे को उत्तर कर रहे हैं, इसलिए उसका बड़े ध्यान से उत्तर किया कीजिए उसका के, वो बोलते हुए की नोट्स है वो, ठीक है ना, वो बोलते हुए की नोट्स है, इसलिए उनको ध्यान से पढ़ा करें, ठीक है। ये डिवाइसेस को हम क्या करते हैं बेटा, इनको हम जो है वो यूटेरस में इंप्लांट करते हैं, डालते हैं इनको हम के, और ये जो है वो इसके लिए डॉक्टर मेडिकल असिस्टेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए आप दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये अब ये धागा थ्रेड क्या होता है, दिस थ्रेड इज टू फील कि डिवाइस अपनी जगह पर है या नहीं, के ये थ्रेड जो होता है इसको एक फीमेल जो है वो, अब जब आईयूडी लगाते हैं डॉक्टर बोलता भी है कि आप जो है वो कुछ दिनों के अंतर पर इस थ्रेड को जो है वो फिंगर से फील करने की कोशिश क्या कीजिए कि ये थ्रेड आपको आ रहा है, मतलब डिवाइस अपनी जगह पर प्लेस है वो, ठीक है, ठीक। नॉन मेड, अब देखो बेटा आईयूडी के तरीके कहते हैं 3 तरह की आईयूडी होती है, ठीक है। नंबर 1 पहला है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। अब ये मैच दी कॉलम में आने वाले क्वेश्चन उठ के, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैच दी कॉलम का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी क्या है, लिपेज लूप के, लिपेज लूप क्या है बेटा, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, इसमें कोई दवा नहीं होती है, ये ऐसा दिखाई देने वाला लूप होता है, और ये क्या करता है, यूट्रस के अंदर फेगोसाइटोसिस को बढ़ावा देता है। ये बाहर फॉरेन बॉडी के समान व्यवहार करता है, फॉरेन बॉडी के समान व्यवहार करेगा तो यूट्रस के अंदर फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, यूट्रस के अंदर सीक्रेशन बढ़ जाएगा जो कि स्पर्म को एक्सपेल करने में रोल प्ले करेगा वो, ठीक है। डब्ल्यूबीसी स्पर्म को खा जाएंगी, तो एक प्रकार से फॉरेन बॉडी के समान इन्वायरमेंट। एक यूट्रस के अंदर का इन्वायरमेंट आता है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल इन्वायरमेंट का मतलब है कि वहां पे इंप्लांटेशन के लिए जो है, और फर्टिलाइजेशन मान लो हो भी गया फर्टिलाइजेशन, तो इंप्लांटेशन के लिए जगह नहीं मिलती वहां पे, तो हॉस्टाइल यूट्राइन इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, ठीक है। फिर दिस इज दी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होते हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 के। तो मैंने पूछा भी हुआ है आपसे कीनोट में, ये क्या है मल्टी लोड 375 क्या होता है के, तो याद रखिए ये क्या है बेटा, ये जो है वो आपके कॉपर टी और जो है वो कॉपर लोड की बात कर रहे हैं के, ठीक है। मेरे ना को यहां से हटा देते हैं हम, यहां से इसको हटा देते यहाँ, ठीक है। हम इस पर ही फोकस करेंगे हम, ठीक है, क्लियर। ये कॉपर आयन को रिलीज करते हैं, और कॉपर आयन भी जो है वो बेसिकली स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने में रोल प्ले करते हैं, इनके यूट्रस के अंदर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। फिर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो होते हैं, ये होते हैं LNG-20। ऑलरेडी एग्जाम में बेटा पूछा गया LNG-20 के बारे में। प्रोजेस्टासाइट, चूंकि प्रोजेस्टासाइट जो है वो नाम से समझ में आता है इसलिए लोग समझ पकड़ लेते हैं, इसलिए उन्होंने LNG-20 को पूछा उन्होंने। तो ये क्या है, ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, ये हार्मोन्स को रिलीज करती है, और ये एक प्रकार से एनवायरनमेंट को इस तरह से बनाते हैं जिससे कि जो है वो यूट्रस जो है प्लांटेशन के लिए जो है वो प्रॉपरली काम ना करे। तो कहने का मतलब है कि जो कॉपर टी है या हार्मोनल आईयूडी होती है, ये एक प्रकार से जो है प्रेगनेंसी को रोकने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करती हैं, हाउ, तो आईयूडी प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन इन दी फॉलोइंग वेज के। नंबर 1, दे इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। यूट्रस के अंदर स्पर्म का फेगोसाइटोसिस बढ़ जाता है कि ये स्पर्म की मोटिलिटी को जो है वो कम कर देती है, सप्रेस कर देती है।
स्पर्म की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को ये कम करती है विद द हेल्प ऑफ द कॉपर आयन, ठीक है। फिर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो होती है वो यूट्रस के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जो इम्प्लांटेशन के लिए जो है वो सुटेबल नहीं होता है, और सर्विक्स को भी जो है वो क्या करते हैं ये, एंड मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, के सर्विक्स के अंदर का सीक्रेशन थिक हो जाता है और उस थिक सीक्रेशन के चलते सीमेन अंदर जो है वो यूट्रस में इंटर नहीं कर पाता है, ठीक है। दीज आर दी ऑलवेज के ये सभी तरीके हैं जिन तरीकों से जो है क्या होता है कि आईयूडी काम करता है, ठीक है ना। देखो साफ साफ लिखा है इसमें बेटा, ठीक। दो बच्चों के बीच में यदि अंतर रखना हो, एक महिला मैरिड महिला, इसको दो बच्चों के बीच अंतर रखना हो तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड होती है आईयूडी। आईयूडी इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है ना, क्लियर। तो सारे पॉइंट हमने एनसीईआरटी के यहां पर लिए हुए हैं। फिर आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में। अब क्वेश्चन ये उठता है एग्जाम में, पूछता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आपको ओरल जो हार्मोनल, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आपको कॉमनली देखने मिलेगा। आंसर है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा बेटा, प्रोजेस्टेरॉन। याद रखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को शॉर्ट में बोलते हैं ओसीपी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओसीपी कहते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओसीडी कहते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स भी कहते हैं इसको हम, ठीक है ना, पर ओसीपी वर्ड इज मोर पॉपुलर, ठीक है। पिल्स दे आर द स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन के। तो बेटा ये होती है कॉम्बिनेशन पिल होती है, ये कॉम्बिनेशन पिल कराती है, ये कराती है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल के। तो पिल्स की भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स और दूसरी होती है ये कॉम्बिनेशन पिल्स, ठीक है। दोनों पिल्स में आपको प्रोजेस्टेरॉन जरूर देखने मिलेगा आपको। कॉम्बिनेशन पिल में जो दूसरा हार्मोन होता है वो होता है ईस्ट्रोजन होता है, ठीक है ना। और ये क्या करती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती है, ओवुलेशन को ये इनहिबिट करती है, अल्टर करती है, इम्प्लांटेशन को जो है रोकती है के, और एक प्रकार से सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को जो है वो चेंज कर देती है, जिससे कि स्पर्म की एंट्री जो है वो नहीं हो पाती है के। तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के जो है काम करने का तरीका होता है के। और 28 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल में 21 डेज हार्मोनल पिल दी जाती है, 7 डे जो है वो खाली ऐसी पिल दी जाती है जो केवल कुछ नहीं होता उसमें के, केवल इसलिए कि व्यक्ति का भूल ना जाए के। तो 7 डेज का या तो गैप रख सकते हैं उसमें, या 7 डे वो जो प्लेसिबो पिल होते हैं, प्लेसिबो का मतलब है कुछ दवा में कुछ नहीं होता है, सिर्फ केवल आपकी रिदम को मेंटेन करने के लिए वो दवा दी जाती है। इस प्रकार दिखेंगे तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में इस तरह का पैकेट हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, ठीक। तो ये पिल्स है 21 डेज जो है वो पिल्स। अब देखो एनसीईआरटी में भी बाकायदा मेंशन किया गया बेटा इसको नोट के देखो, इसमें लिखा है इसमें ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन in another contraceptive method used by the female. They are used in the form of tablets and hence popularly called pills. इनको pills भी कहते हैं। Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of the menstrual cycle. After a gap of 7 days during which menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern. क्या तो गैप के बाद, तो इसीलिए क्या होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को जो है वो कहते हैं कि भाई जैसे एक गैप के बाद जो है, इससे मैंने आपसे कहा कि ये पिल जो है वो नॉर्मल या तो ना खाएं इसको, या फिर ये नॉर्मल में क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है इसमें, लिखा है इसमें देखो, ठीक है, जो एनसीईआरटी में लिखा है ना वो सब आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डे ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन ऑकर के, मतलब दिस इज दी पिल्स जो जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है, ये वो वाली पीरियड के। तो यहां से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर कैलकुलेट करने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए जो है कहा जाता है डे 1 मेंस्ट्रुएशन से इसको शुरू कर दीजिए और उसको फॉलो कीजिए उसको हमेशा, ठीक है ना, ये बेस्ट तरीका होता है, ठीक। Oral pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting with the first 5 days of the menstrual cycle, ठीक है ना। फिर सहेली an example of oral contraceptive developed by the scientist at the Central Drug Research Institute contain a non-steroid called centroman के बेटा ये non-steroidal फर्स्ट वर्ल्ड की दुनिया की पहली non-steroidal oral contraceptive पिल है के दुनिया, ये इंडिया के अलावा कहीं और नहीं बनी थी पहले, ये इंडिया में इसको इन्वेंट किया गया। दिस इज द पिल जिसको हम क्या बोलते हैं, ये नॉन स्टेरॉइडल जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ठीक है। वंस इन अ वीक पिल होती है, सप्ताह में एक बार देना होता है, इसके बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं,
ठीक। फिर बात करते हैं हम जो है इम्प्लांट्स की बात करते हैं, हम इम्प्लांट्स और इंजेक्शन या रिप्लांट्स और इंजेक्शंस की हम बात करते हैं बेटा। तो याद रखिएगा बेटा कि जो है वो दे आर द इफेक्टिव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑल्दो देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, उसी के समान काम करते हैं, पर इसमें क्या होता है कि ये ग्रेजुअली धीमे धीमे हार्मोन निकाल रहे होते हैं, तो लंबे समय तक ये काम करते हैं। एक बार इसको इम्प्लांट कर दिया तो 5 से 10 साल तक ये काम कर सकते हैं। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ इसमें इम्प्लांट के बारे में। Progesterone alone or in combination with estrogen can also be used by female as injections or implant under the skin. Their mode of action is similar to that of pills and their effective period are much longer. ठीक है, तो इसमें ही एक इम्प्लांट का नाम हमें याद रखना, वो है नॉरप्लांट। नॉरप्लांट इज ए इम्प्लांट, इस तरह का होता है, इसको जो है स्किन के नीचे इसको इम्प्लांट कर देते हैं। प्रोजेस्टेरोन एलोन और कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन आर यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन, स्किन के अंदर इसको इम्प्लांट कर देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में एक फॉर्मूला, एक फंडा याद रखना होता है कि इनको जो है वो यानी जब कभी भी जो है वो ऐसा होता है कि जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद विथिन 72 आवर्स के अंदर इसको लेना होता है, तो ही ये काम करती है, अदरवाइज ये काम नहीं कर पाती। ठीक है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में याद रखिएगा कि ये भी क्या होती है, ये भी प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होती है, और ये इसको 72 आवर यानी क्वाइटस के 72 आवर के अंदर इसको लेना होता है इसको। देखिए साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडी विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस, ये बिल्कुल एनसीईआरटी है के, तो इसको जो है वो लेना होता है, तो जिससे कि जो है वो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी खत्म हो जाते हैं। और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जब कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया हो तब किया जाता है, या सेक्सुअल असॉल्ट होता है रेप के केस में वहां किया जाता है। इस करके ये टेक्निक हाईली इफेक्टिव जो है होती है। ठीक है, ठीक, ये वर्ड हम हटाते हैं, ये गलत जगह पे आ गया है। तो अभी सिंपल सी बात ये है कि बेटा ये जो टेक्निक होती है इसका इस्तेमाल बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं किया जाता क्योंकि हार्मोनल इंबैलेंस कर सकता है, पर जो है वो ऐसे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी के चलते या सेक्सुअल असॉल्ट के चलते जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर हम आते हैं स्टरलाइजेशन और सर्जिकल मेथड पे आते हैं। हमके स्टरलाइजेशन और सर्जिकल मेथड जो होती है इनके साथ क्या होता है, ये परमानेंट, एक प्रकार से बोलते हैं कि दे आर दी बेसिकली टर्मिनल मेथड बोलते हैं, हम आखिरी रिजॉर्ट बोलते हैं उसको। हम बोलते हैं ना कि भाई फला ने जो है वो उसका बच्चे को बंद करने का ऑपरेशन करा लिया, गांव में ही बोलते हैं कि बच्चा बंद करने का ऑपरेशन कराया कि नहीं कराया, करा लिया। वो क्या, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि देयर इज अ सर्जिकल प्रोसेस जिसमें कि जो है हम क्या करते हैं, हम जो है फेलोपियन ट्यूब को काट के उसको हमसे जो है बांध के काट देते हैं ताकि फेलोपियन ट्यूब में जो है वो फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। के याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे अब आप कई लोगों के दिमाग में बात आती है कि वॉसेक्टोमी का मतलब क्या है। भाई सिंपल सी बात है कि वॉसेक्टोमी में किसकी बात कर रहे हैं हम, वास डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वास डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम। अब वास डिफरेंस क्या होता है, लेक्चर नंबर 1 में हमने जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा हुआ है, हमने कहा है एपिडाइमिस से लेकर वास डिफरेंस बाहर निकलता है और कहां जाता है, वो इजैक्यूलेटरी डक्ट को बनाता है। तो वास डिफरेंस को जो है वो काट देना, काटकर उसको जो है वो 2 हिस्सों में इसको अलग अलग बांध दिया, तो उससे क्या होता है, उससे जो स्पर्म है वो सीमेन का भाग नहीं बन पाता है। अब आप कई लोगों के दिमाग में आता है क्या सर सीमेन खत्म हो जाएगा उसका, अरे भाई सीमेन कैसे बनता है, सीमेन का मैक्सिमम हिस्सा होता है सेमिनल वेसिकल का सीक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन। भाई मैक्सिमम हिस्सा तो सेमिनल वेसिकल ने कंट्रीब्यूट किया है, प्रोस्टेट, स्पर्म तो केवल 5 to 10% भाग है। तो इसका मतलब स्पर्म जो है वो केवल यानी सीमेन, यानी इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जिसमें वॉसेक्टोमी हो चुकी है, नसबंदी हो चुकी है, उसके सीमेन के अंदर स्पर्म नहीं होगा लेकिन बाकी सब कुछ होगा, तो उसको इजैक्यूलेशन भी होगा। फिर कई लोगों के दिमाग में आता है क्या स्पर्म का बनना रुक जाएगा, नहीं स्पर्म का बनना नहीं रुकेगा, स्पर्म लगातार बनते रहेंगे। फिर उन स्पर्म का क्या होगा, वो स्पर्म अपने आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में वो डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, बॉडी उसको रीअब्सॉर्ब कर लेती है और दोबारा स्पर्म बन होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि स्पर्म का बनना रुक जाता है, ऐसा नहीं होता है। क्या उसका मेल हार्मोन बनना रुक जाएगा, भाई मेल हार्मोन कोई संबंध ही नहीं, वो तो अपने आप बन रहा है, ब्रेन से जो इंटरस्टिशियल सेल्स लीडिक सेल्स है वो मेल हार्मोन को बना रही होती है।
सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि सीमेन के अंदर स्पर्म नहीं रहेगा, बाकी ना तो सेक्सुअल एक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा, ना इरेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा, ना इजेक्युलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा। इतना ही फर्क पड़ेगा कि जो इजेक्युलेट होगा, जो सीमेन होगा, उसमें स्पर्म नहीं होंगे, क्योंकि वो ट्यूब को काट दिया जहां से स्पर्म अंदर आ रहा था। ठीक है, एंड नथिंग एल्स। क्लियर? ठीक है, तो अब वो ट्यूब कौन सा था? वो था वास डिफरेंस, इसको वॉसेक्टॉमी कहा है इसको हमने। ठीक है, देखिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है। फिर ट्यूबेक्टॉमी की बात करें तो अब फिर कंफ्यूजन होता है लोगों को, ट्यूबेक्टॉमी में कौन सा ट्यूब काट रहे हो? फेलोपियन ट्यूब काट रहे हो। क्या फायदा है इसका? भाई जो ओवरी से ओवम निकला वो फेलोपियन ट्यूब में एक पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा, क्योंकि आगे तो बंद है, वो ट्यूब काट के बांध दिया आपने, टाइड एंड कट बांध के आपने काट दिया उसको। जो स्पर्म है वो फेलोपियन ट्यूब के उस हिस्से तक नहीं पहुंच पाएगा जहां पर ओवम प्रेजेंट है, दोनों का कनेक्शन कट गया बीच से, है ना? तो अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अब लोगों के दिमाग में कुछ उठता है, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी? क्यों नहीं होगी भाई? क्या संबंध है इसका? यूट्रस के एंडोमेट्रियम नॉर्मल काम कर रहा होगा, मायोमेट्रियम नॉर्मल होगा, क्या हार्मोन नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? ओवरी बना रही हार्मोन, क्या ओवुलेशन नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? वो भी होगा। अरे सिर्फ आपने रास्ता बंद कर दिया है, आपने ओवरी को नहीं छेड़ा, यूट्रस को नहीं छोड़ा, केवल फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया आपने। सब कुछ नॉर्मल रहेगा सिवाय फर्टिलाइजेशन ना हो पाने के। क्लियर? ठीक है, तो कौन सा ट्यूब करते हैं? फेलोपियन ट्यूब काटते हैं। ठीक, देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें, एमटीपी की बात करेंगे। एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब एक प्रकार से हम ये कहते हैं कि ये एक जो है जो है एबॉर्शन को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं हम, यदि डॉक्टर की सलाह से किया जाए, और दैट इज दी वैलिड, ये वैलिड होता है। ठीक है, अब देखते हैं एमटीपी के लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है, प्रेरित एबॉर्शन के, ये इंटेंशनल होता है, वॉलेंट्री होता है, और इसमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है बिफोर फुल टर्म के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज किया था 1971 में, कुछ कंडीशंस के साथ में, किसका मिसयूज ना हो। एमटीपी इज नॉट ए गुड वे फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन। एमटीपी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए एक बेहतर तरीका नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल इस मेथड में होता है। कहते हैं कि जितने भी फिटस जो है, जितने भी कंसेप्शन होते हैं दुनिया भर में, उसमें से 1/5 के हम कहते हैं 20% तक प्रेगनेंसी को एमटीपी से टर्मिनेट कर दिया जाता है। These are important to check the indiscriminate or illegal female ferticide which are reported to be high in India। यानी जो सरकार ने जो एमटीपी एक्ट बनाया तो उन्होंने कहा कि भाई इस बात को जो है का ध्यान रखा, उन्होंने इसको लीगलाइज किया, उन्होंने विथ स्ट्रिक्ट कंडीशन, बाकायदा उन्होंने एक्ट बनाया, कानून बनाया है कि कब एमटीपी कर सकते हैं और कब नहीं करना है। यानी फीमेल फिटिसाइड करने के लिए, फीमेल इन्फेंटिसाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कि फीमेल फिटिसाइड, फीमेल फिटस को मारने के लिए इसका यूज नहीं कर सकते हैं। MTP are done in certain cases where pregnancy can be harmful। MTP का पहला कंडीशन ये है कि तभी MTP करेंगे जब ऐसा हो रहा हो कि प्रेगनेंसी जो है मदर के लिए हार्मफुल हो, या उस बच्चे के में कोई एबनॉर्मलिटी बच्चे के लिए हार्मफुल हो, या दोनों के लिए हार्मफुल हो, या कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करने के कारण कर रहा हो कपल, लेकिन गलती से जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के कारण जो है वो प्रेगनेंसी हो गया उठ के, या सिंपल सी बात है कि कोई जो है ऐसा हुआ हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, तो वहां पर भी एमटीपी की परमिशन होती है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि एमटीपी जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, हमको याद रखना है। कहा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी अप टू 12 वीक तक जो है प्रेगनेंसी में जो है वो एमटीपी सुरक्षित होता है, इट इज सेफ के। पहले ट्राइमेस्टर 12 वीक के पहले यदि जो है वो जो है एमटीपी किया जाए तो उसको हम रिलेटिवली सेफ मानते हैं। ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर एमटीपी आर अनसेफ एंड कैन प्रीफिट। सेकंड ट्राइमेस्टर में हमें डॉक्टर के एडवाइस के साथ ही जो है प्रोसेस में आगे बढ़ना होता है, तो यहां पर ये कई बार जो है खतरनाक जो है ये हो सकता है। ठीक है ना, देखो अब इसमें क्या है, आपके पास जो एनसीईआरटी होंगी बेटा तो अलग अलग वर्जन है इसमें के, जो एमटीपी है अपना, ठीक ठीक लिखा, सेकंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर, अधिक रिस्कियर होते हैं, कई बार फेटल भी आते हैं बेटा यहाँ पे। फिर
सबसे बड़ी बात यह है कि जो है वो इसका मैंने कहा ना आपसे कि इसमें इसका पर मेन पर्पस इसका जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन नहीं था। इसका मेन पर्पस क्या था वो मैंने आपको बताया हुआ अभी आपने क्या ठीक। अब आपकी एनसीईआरटी में बेटा एक साइड में जो है वो आपके एक कॉलम दे रखा हुआ है, कई एनसीईआरटी में दे रखा, कई में वो नहीं दे रखा है। पुरानी आप जो है वो सीबीएसई का जो एनसीईआरटी का दिया आप वो निकालेंगे ना, प्रिंट आउट निकालेंगे, पीडीएफ निकालेंगे, उसमें आपको नहीं मिलेगा कि ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2017 जो है उसके बारे में लिखा हुआ था। हम उस पर भी बात करेंगे आगे। रेगुलर क्लास में मैंने इसको पढ़ाया हुआ बेटा, बताया हुआ इसके बारे में, ठीक है। अभी सुनते हैं तो एमटीपी जो है वो पहले ट्राइमेस्टर में जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 12 वीक में सेफ होता है, उसके बाद जो है इट इज रिस्की, ठीक। कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो है दुख की बात यह है कि अधिकांश एमटीपी हमारे यहां पर जो है बाकायदा सिस्टमेटिक वे में ना होकर वो क्वेक के थ्रू होती है, मतलब ऐसे डॉक्टर्स के थ्रू होती है जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है। उसमें मदर की जान पर कई बार ने उस लेडी जो एमटीपी करा रही उसकी जान पर कई बार बनाती है, तो वैसे में अनऑथोराइज सेंटर्स भी चल रहे होते हैं, कई ऐसे क्लिनिक चल रहे होते हैं जो एमटीपी करवाते हैं, फीमेल फ्रंटिसाइड में भी इन्वॉल्व होते हैं, तो सरकार उनको पेनलाइज भी करती है, उनको सजा भी दी जाती है, ठीक है। अब जो लेटेस्ट है ना आप देखो 2017 का तो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है इसमें, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट है अभी का जो न्यूज है जो हमें पता होना चाहिए और इस पर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, लेटेस्ट है। अब देखो बेटा दो चीजें जो है एनसीईआरटी में नहीं है। एक तो कोविड-19 के बारे में एनसीईआरटी में नहीं है, पता होना चाहिए, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। दूसरा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि 2017 का उन्होंने एनसीईआरटी में डाल दिया, 2020 का जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये एक प्रकार से जो है वो एक हम कहते हैं कि इसमें एमटीपी के कई चीजों को उन्होंने बदल दिया, इसलिए एमटीपी में पुराना वाला जो हम कहें कि जो ओल्डर हम कहते हैं कि जो ओल्डर इंफॉर्मेशन एमटीपी की, उसकी बजाय वो आपसे नई इंफॉर्मेशन पूछेगा, तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ना कि बदल दिया गवर्नमेंट ने भी। तो अब एनसीईआरटी में कोई लिखा है चीज 25 साल पुरानी चीज, 10 साल पुरानी चीज, तो उसको थोड़ी ना ऐसे ही मान लेंगे, तो वो क्वेश्चन या तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। अब कई लोग कहते हैं कि गीतेंद्र सर कभी फोन नहीं उठाते हैं। अब गीतेंद्र सर क्या क्या काम कर रहे होते हैं, फोन बज रहा होता है, तो अब क्या करे आदमी के, अब हमको जो है वो फोन कभी कभी बंद भी करना पड़ता है, ठीक है ना, तो ठीक है। आप बोलोगे सर क्या बीच में आ गए, तो अचानक से फोन की बात कहा सके, बज रहा था, बजते बजते डिस्टर्ब कर रहा था हमको, ठीक है। फिर लोग कहते हैं कि फोन ना उठाते, हाँ ठीक है। अरे अभी क्या होता है, ऐसा भी करते हैं, इस समय मेरे पास में कम से कम 50 से 60 व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, मेडिकल पर्चे, जांच सब लगा के। पीपल एक्सपेक्ट दैट कि मैं हर एक का जांच देख के, रिपोर्ट देख के दवा लिख दूं। मैं जादूगर दिखता हूं आपको क्या? ये मेरे पास में एप्पल का पेंसिल है, ये मेरे पास में जादू, मैं कोई परी थोड़ी ना कि मेरे पास जादू की छड़ी है ऐसी कि परी हूं मैं, ठीक है, टच कर दूंगा। भाई मैं डॉक्टर हूं भाई, डॉक्टर का काम करने का तरीका होता है ना। ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देने से ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है भाई, है ना। तो ऐसा भी मत समझो यार रहता है कि मतलब एकदम ही कि सर तो पूरे ही फ्री है, मतलब कि मैसेज डाल दिया उठा के तो उत्तर भी करे। फिर लिखते हुए व्हाई यू आर नॉट रिप्लाइंग मी, पहले लिखेंगे रिस्पेक्टेड गीतन सर, आई एम योर कमांडो, आई रिस्पेक्ट यू ए लॉट, ठीक है ना। माय दिस क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लगा दिए व्हाट्सएप पे, फिर 2 मेडिकल पर्चे लगा दिए, ठीक है। सर वेयर आर यू, why your number is with me, if you are not picking my phone, you are not answering me, कहां गया मैं? तो मैं सोच के हाथ कि ये कौन है ये लोग, ठीक है, कौन है ये लोग, ठीक, जो पहले बड़े प्रेम से मैसेज करेंगे, फिर थोड़ा प्रेम कम होगा आपका 2 मैसेज के बाद, तीसरे मैसेज में फिर आएंगे सीधा आंसर मी, व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग मी। वो तो फोन में फैसिलिटी नहीं है, तो घर आके तो कॉलर पकड़ लेते, भैया क्या उत्तर क्यों नहीं दिया। तो भी ऐसा मत करा करो, है ना। थोड़ा सा व्यक्ति के समय का थोड़ा सा मतलब होता है कि हर आदमी का अपना काम करने का तरीका होता है। मैं मेडिकल के प्रोफेशन को बहुत गंभीरता से लेता हूं, इसलिए मुझसे ये उम्मीद मत कीजिए कि आप व्हाट्सएप पे पर्चा भेजेंगे और मैं ट्रीटमेंट कर दूंगा, क्योंकि मैं जैसे एक बड़ा वकील होता है ना, वकील पूरे कागज देखेगा, एनालाइज करेगा, फिर आपको सलाह देगा, ठीक है। मैं एक डॉक्टर हूं, मेरे को आप
सिट आदि आपको ट्रीटमेंट किसी को कराना होता है तो मुझे बाकायदा कंसल्ट करके पूरे पर्चे देखकर पूरी जांचें कराकर फिर मैं पर्चा लिख सकता हूं, अदरवाइज मैं पर्चा नहीं लिख सकता हूं। बेटा समझो, डिग्री की रिस्पेक्ट करो कि जो आपको भी मिलेगी एक दिन। तो मतलब मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल मदद करूंगा, लेकिन उसका एक तरीका होता है बेटा, वाजिब तरीका होता है, ठीक है ना। व्हाट्सअप इज नॉट फॉर दैट कि आप उठा के पर्चा डाल दीजिए। मेरी बातों को देखो, मैं जो बोलता हूं बेटा साफ बोलता हूं, साफ दिल से बोलता हूं, मैं मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं रखता हूं। तो इसलिए मैं इतना ही बोलता हूं कि बेटा हमें थोड़ा सा ना, जो अब मेरे पास एक रात को मैंने फोन उठाया है, क्या दादाजी हैं, अचानक से गिर पड़े हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैं बॉम्बे में, फोन आ रहा है यूपी के किसी गांव से। मैं बोला बेटा देखो पल्स देखो, ये देखो वो देखो उनका, ठीक है ना। और नियर बाय हॉस्पिटल, एक आदमी को दौड़ना चाहिए फटाफट की जो अस्पताल है, जो जो आसपास हेल्थ केयर जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसे एक्सेस करने के लिए। उसमें दूर से डॉक्टर क्या कर सकता है मैक्सिमम। कोई इंजेक्शन भी बोलूं तो क्या आप लगा लोगे उसको, नहीं लगा सकते ना बेटा, ठीक है। इसलिए हमेशा अपने जो हेल्थ है अपने आसपास के हेल्थ केयर रिसोर्सेज पर ज्यादा ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। एजुकेशन कैन बी डन ऑनलाइन, ये हो सकता है, पर मेडिकल ट्रीटमेंट केवल डॉक्टर ऑनलाइन एडवाइस दे सकता है आपको, ये दवाएं हैं ले सकते हो तुम, लेकिन उन दवाओं का एक्चुअली में क्या हो रहा है, कोई एलर्जी हो गया तो कौन एड्रेस करेगा उसको, नियर बाय डॉक्टर एड्रेस करेगा उसको। मैं हमेशा जब भी पर्चा लिखता हूं कोई तो मैं बोलता हूं देखो बेटा, जो आपके पास वाला डॉक्टर हो उससे मेरी बात करा दो, उसको पर्चा दिखा लो, जब वो बोले कि हाँ तुम ले पाओगे, मेरे से बात कर लेगा डॉक्टर, वो मैं सेटिस्फाइड होगा, हाँ भी कुछ दिक्कत हो तो ये डॉक्टर भी संभाल लेगा, तो दवा लेना है ना। क्योंकि आप हर व्यक्ति का बेटा एक अपना काम करने का तरीका, और मेरे लिए एक व्यक्ति भी रिस्क में आए कोई दवा लेके, वो मेरे को बर्दाश्त नहीं हो पाएगा वो चीज, ठीक है। चलिए, है ना। तो एबॉर्शन लिमिट, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट में एबॉर्शन का लिमिट जो है 20 वीक से बढ़ा के 24 वीक कर दिया गया, ठीक है। ये जो बिल है इसको कहा गया, सरकार ने प्रमोट किया, गवर्नमेंट ने कहा इट इज इंश्योरिंग सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ वुमेन को ये इंश्योर करता है, ठीक है। अमेंडमेंट इन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल में आप क्या चीजें ऐसी हैं इसमें जो पिछले बिल से डिफरेंट है, चलो हम मैच कर लेते हैं दोनों के। याद रखिएगा पहले वाले बिल में था, एमटीपी एक्ट 1971 में था कि ये जो एक्ट था वो केवल मैरिड वुमेन पर लागू था, ठीक है। सरकार ने कहा कि नहीं, अभी ऐसे कपल्स भी बढ़ रहे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में, ऐसे कपल्स भी बढ़ रहे हैं, ये सच्चाई है, ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है। सिंगल मदर की संख्या भी बढ़ रही है धीमे धीमे, समाज बदलता है, समाज में ट्रांजिशन देखने मिलता है, ठीक है। अच्छा या बुरा इसको हम ऐसे जज नहीं करेंगे, एक समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से देखेंगे तो समाज में परिवर्तन आते हैं, पहले भी आते रहे, आगे भी आते रहेंगे, समाज आगे बढ़ता है। वो जो कई चीजों को पहले हम पुरातन समझते हैं, फिर हम उनको सोचते हैं कि वो एंशिएंट समझते हैं, फिर वो मॉडर्न बन जाती हैं, मॉडर्न चीजें एक दिन एंशिएंट बन जाती हैं, एंशिएंट चीजें एकदम फिर से मॉडर्न में आती है। तो ये जो कल्चर है ना, ये कल्चर आदि आप उठा के आप कभी एंथ्रोपोलॉजिक सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे, पाएंगे आप कि ये जो परिवर्तन है ना, कि सिंगल मदर का होना, लिव इन का होना, ये ट्राइबल कम्युनिटी में बहुत पहले था, ट्राइबल कम्युनिटी में, फिर प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैरिज का फंक्शन हुआ, फिर लौट के आया। एक्चुअली ये ट्राइबल सिस्टम है, आपको यकीन नहीं आता इस बात, मेरी बात पे ना, आप बोलेंगे सब तो कुछ भी बोलते हैं। एक बात बता दूं, मैं कोई भी बात बगैर दावे, बगैर एविडेंस के साथ नहीं बोलता हूं, के बगैर नहीं बोलता हूं, क्या मतलब जो बोलता हूं मैं उसका बाकायदा एविडेंस या मैंने पढ़ा होता है। मैं एंथ्रोपोलॉजी खूब अच्छे से पढ़ा हूं यूपीएससी के समय, तो मैंने देखा बहुत सारे ट्रेंड जिनको लोग समझते कि आज ये मॉडर्न है, एक्चुअली वो बहुत पुराने समय की एक परंपरा है जो लूट के आई। इंसान के पास कुल मिला के घूम फिर के वही है, वही चार चीजें, तो उन्हीं में वो घूमता रहता है, उसको लगता है ये मॉडर्न है, वो ट्रेंड पुराना होता है, जो ट्रेंड पुराना लगता है वो एक दिन मॉडर्न बन जाता है, ठीक है। खैर, तो अभी इतनी है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिलर में अब क्या किया उन्होंने, मैरिड और अनमैरिड दोनों पर लागू कर दिया इसको उन्होंने, ठीक है। गेस्टेशन एज लिमिट 20 वीक थी, उसको 24 वीक तक कर दिया उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने एक वर्ड जोड़ा, वल्नरेबल वुमेन, ऐसी वुमेन जो प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर सकती है, जिनकी जान को खतरा बन सकता है, तो 24 वीक तक भी जो है वो एमटीपी कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर का ओपिनियन पहले तो जो है वो एक डॉक्टर का ओपिनियन रिक्वायर्ड था 12 वीक तक, और दो डॉक्टर का टिल 20 वीक तक। अब क्या है, एक डॉक्टर का ओपिनियन 20 वीक तक काम करेगा, दो डॉक्टर का ओपिनियन 24 वीक तक, ये चेंज किया उन्होंने। फिर यदि वुमेन की जो महिला ने एमटीपी कराया उसकी जानकारी बाहर दी गई, पब्लिक डोमेन में डाली गई, कहीं पे डाल दिया फेसबुक पे, उठा के फोटो खींच के डॉक्टर ने, इमेजिन ऐसा नहीं करता डॉक्टर कोई, ये उठा के सेल्फी खींचा, एक डॉक्टर ने क्या किया, उन्होंने उठाया और क्या सेल्फी, ठीक, डन एमटीपी विद दिस पेशेंट, डाल दिया इंस्टाग्राम पे।
ये मैं हूं, ये मेरा पेशेंट है और यहां पर एमटीपी हो रही है, तो भैया क्या होगा, फिर डॉक्टर आ जाएंगे अंदर, ठीक है। तो वो नहीं कर सकते, डॉक्टर को बकाया ना, यानी ब्रीच ऑफ वुमेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, पहले 10,000 रुपए का फाइन था, अब जो है फाइन भी है और सजा भी है, जेल भी हो सकती है। फीटल में एबनॉर्मलिटी है तो पहले 20 वीक का लिमिट था, अब जो है नो लिमिट, यानी फीटस में एबनॉर्मलिटी यदि आती है बाद में फुल टर्म प्रेगनेंसी में के आसपास भी आती है तो भी एमटीपी पॉसिबल है। फिर कॉजिंग मिसकैरेज क्या, ठीक है, इसमें इस पॉइंट को भी छोड़ते हैं हम इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। एबॉर्शन पोस्ट सेक्स डिटर्मिनेशन के, तो मैंने आपसे कहा कि जो है वो सिंपल सी बात है कि ऐसा एबॉर्शन में कि पहले सेक्स डिटर्मिनेशन कर लिया गया और फीमेल चाइल्ड को एबॉर्ट कर दिया गया के, तो उसमें जेल का प्रोविजन दोनों कानून के अंदर दे रखा है, ठीक है ना, क्लियर। अब एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको कि अब जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा था, ये तो मैंने आपको लेटेस्ट बता दिया, 2020 वाला बता दिया कि 2017 का जो रखा है एनसीईआरटी में, द मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट 2017 are enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. According to this act, a pregnancy may be terminated on certain considered ground within the first 12 week of pregnancy on ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब कहने का मतलब है पहले 27, हम किसकी बात कर रहे हैं, 2017 वाले की बात करें जो एनसीईआरटी मेंशन है, ठीक है। If pregnancy has lasted more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, two registered medical practitioner must be opined। यहां पे इन्होंने ऑलरेडी 24 वीक हो चुका था पहले के, जिसको फिर कानूनी जामा पहनाएगा 2020 में, 2017 और 2020 के कानून में ज्यादा फर्क नहीं है कि 24 वीक के। अब formed in good faith that the required ground exists, के the grounds of MTP के grounds क्या होते हैं, the continuation of pregnancy would involve a risk of life of pregnant woman or grave injury or physical or of grave injury physical and mental health, ठीक है, यदि मदर को कोई रिस्क हो उसके लिए। फिर there is substantial risk of the child were born इट वुड सफर फ्रॉम फिजिकल मेंटल एबनॉर्मलिटीज, बच्चे में यदि कोई मेंटल एबनॉर्मलिटी है, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। इसी 2017 के कानून को जो है थोड़ा सा विस्तार में, थोड़ा डिटेल में बताया गया, किसमें बेटा, 2020 के एक्ट में थोड़ा और डिटेल में किया गया, ठीक है। अभी चर्चा में इसलिए आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर बात करते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ऊपर बात करते हैं, एसटीडी की बेटा हम बात करते हैं, ठीक है। एसटीडी का फुल फॉर्म बताना चाहिए, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के, इनको हम वेनरल डिजीज भी कहते हैं, इनको हम जो है वेनरल, इनको हम जो है वो वेनरल डिजीज भी कहते हैं, इनको हम इन्हें हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं इनको हम, ठीक है, क्लियर। ये वो डिजीज होती है जो वास्तव में जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलती है। अब आपको मैंने कहा कि आप अपने आप को रिवॉर्ड भी दीजिएगा यदि आप सही नाम बता पाए इसके, किसके, जितने भी यहां पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जो लिखे हुए ना आपके एग्जाम्पल के। गोनोरिया किससे होता है, नंबर 1, ये एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है बेटा, बैक्टीरियल डिजीज के किससे होता है, निसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस इज ऑल्सो ए बैक्टीरियल एसटीडी, किससे होता है ये, ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है, किससे, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है, ठीक है। गोनोरिया, निसेरिया गोनोरिया से होता है, ठीक है। हर्पीज, हर्पीज वायरस से होता है, ये वायरल डिजीज है, ठीक है। क्लेमाइडिसिस, क्लेमाइडी से होता है, जो कि बैक्टीरिया होते हैं एक तरह के, क्लेमाइडी एक तरह के ये बैक्टीरिया होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ये। जेनेटल वॉर्ट जो है ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। ट्राइकोमोनासिस जो है वो ट्राइकोमोनास से होता है, जो कि एक तरह का प्रोटोजोआ होता है, इट इज ए प्रोटोजोआ। हेपेटाइटिस बी जो है ये वायरस से होता है। एचआईवी जो है वो किससे होता है, वो एचआईवी वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। एड्स भी कहते हैं एचआईवी इन्फेक्शन, एड्स के, एड्स जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जो कि एचआईवी से होता है। इसमें से याद रखिएगा बेटा कि जो एड्स है हर्पीज वायरस है, ठीक है, जो जेनेटल वॉर्ट है हर्पीज है, ठीक है, ये
आसानी से ठीक नहीं होते हैं। मतलब ये वो बीमारियां हैं, ये वो डिजीज हैं जिनके बारे में लिखा हुआ साफ साफ एनसीईआरटी में। देखो क्या लिखा है इसमें, हेपेटाइटिस बी को छोड़ दें आप, हेपेटाइटिस बी को भी शामिल करते हैं, हेपेटाइटिस बी को छोड़ दें आप इसमें, ठीक है। जेनेटल हर्पीस को छोड़ दें आप यहाँ पेट के, और आपका जेनेटल वार्ड भी इसके अंदर शामिल होगा जो एक्स्ट्रा लिखा मैंने यहाँ पे। और इसके अलावा हम बात करते हैं ये एचआईवी इन्फेक्शन की बात करें तो इनको छोड़ के बाकी सभी को हम क्योर, जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं उनको हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, उनका इलाज पॉसिबल है। प्रोटोजोअल डिजीज का और बैक्टीरियल डिजीज का इलाज पॉसिबल है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और एचआईवी का ट्रांसमिट होने का तरीका क्या होता है बेटा? ऑलमोस्ट सेम तरीके होते हैं इनके। तो ये इंजेक्शन नीडल्स के थ्रू, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फैल सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकते हैं, मदर से बेबी से फीटस में आ सकते हैं इनके, ठीक। सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू ये फैल सकते हैं। हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पीज, ये डिसऑर्डर कंप्लीट को छोड़कर, ये हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पीज और एचआईवी को छोड़कर बाकी डिजीज कंप्लीटली क्यूरेबल होती है बेटा, ठीक है ना, ठीक। इफ यू आर अनश्योर, आस्क इफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन यू आर रिसीविंग हैज बीन टेस्टेड फॉर एचआईवी। हमेशा भी कभी ब्लड की रिक्वायरमेंट किसी को ब्लड लगाना होता है तो हमेशा उस ब्लड का एचआईवी टेस्ट होना जरूरी होता है, कहीं एचआईवी इन्फेक्शन ब्लड से ना आ जाए, ठीक है। तो एचआईवी के क्या सोर्स हो सकते हैं? तो एक तो प्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी, वो बड़ा सोर्स होता है इसका, के प्रेगनेंसी, मदर टू बेबी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो है वो इंजेक्टेबल्स के थ्रू हो सकता है, इंजेक्टेबल के थ्रू हो सकता है, ठीक है। फिर हेल्थ के वर्कर को भी जो है वो किसके थ्रू हो सकता है, वो इंजेक्ट कहीं प्रिक कर गया, एक्सीडेंटल प्रिक हो गया, ठीक है, उसके थ्रू हो सकता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। ये एचआईवी जो है वो एचआईवी के सोर्स होते हैं, ठीक है। फिर कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है बेटा, उसके अर्ली सिम्टम, शुरुआती सिम्टम क्या होते हैं, और ये बहुत जरूरी है एडोलेसेंट एज में, ये बहुत जरूरी है कि पता होना चाहिए कि कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, इनके क्या सिम्टम उसके आते हैं इनके। एक तो जेनाइटल्स में ईचिंग हो रही हो, ठीक है, वजाइना के अंदर, ठीक है, पेनिस वाले हिस्से में यदि कंटिन्यूस ईचिंग बना हुआ है तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, ठीक है। कोई फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसा फ्लूइड जैसे मैंने कहा कि फीमेल लड़कियों में, गर्ल्स में बात करें तो एक्सेप्ट मेंस्ट्रुएशन के अलावा कोई भी फ्लूइड यदि सीक्रेट हो रहा है, एक्स्ट्रा निकल रहा है, कोई तरह का स्मेल उसमें आ रहा है, तो दैट इज द नीड कि आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, ठीक है। जेनाइटस में दर्द बना रहता है, कोई स्वेलिंग वहां प्रेजेंट रहती है, तो वो एक बड़ा जो है वो इंडिकेशन है एसटीडी के। कई अधिकांश महिलाओं में जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के जो इन्फेक्शन होते हैं वो शुरुआती दौर में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और वहां से पार्टनर को वो इन्फेक्शन लग सकता है, ठीक है। फिर What are the complications of the STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, क्या जटिलताएं उनसे हो सकती हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इसका बेटा वो ये है कि इससे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ये एक बड़ी सीरियस कंडीशन माना जाता है इसको। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को ट्रीट करने में बड़ा लंबा समय लगता है इसमें, और इसके कई सारे जो है वो इससे जो है कई सारा हेल्थ पर बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। फिर एबॉर्शन होते हैं लगातार, कई आपने सुना होगा कई महिलाओं की जो दिक्कत ये होती है कि बच्चा होता है, प्रेगनेंसी शुरू होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो अक्सर अबॉर्ट कर जाता है, कई बार ऐसा होता है, तो वो एक्चुअली वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण ऐसा हो रहा होता है, तो अंडरलाइन डिजीज को ट्रीट करना होता है। स्टिल्ट बर्थ, बच्चे का जन्म होगा लेकिन बच्चा मरा हुआ होगा, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूट्रस में बच्चा इंप्लांट ना होकर फेलोपियन ट्यूब में इंप्लांट कर गया। इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, यदि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस प्रेजेंट है तो वो कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये सभी जो है वो कॉम्प्लिकेशन होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के, ठीक है। नाउ हाउ वन कैन प्रिवेंट दी एसटीडी, को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो उसका तरीका यही है कि अवॉइड सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर, अननोन पार्टनर से या मल्टीपल पार्टनर के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी को जो है वो अवॉइड करना करे व्यक्ति के। फिर ऑलवेज ड्यूरिंग क्वाइटस जो है वो कंडोम्स जो है एक्स्ट्रा प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन को भी रोकते हैं और एसटीडी से सुरक्षा भी करते हैं, ठीक। इसके अलावा कोई भी संदेह होने पे, कोई भी सिम्टम आने पे क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लें। क्वालिफाइड डॉक्टर का मतलब केवल डॉक्टर लिख लेने से नहीं होता है। आजकल एक डॉक्टर है, बड़े इंटरनेट पे बड़े वायरल हो रहे हैं वो डॉक्टर की, भाई वो अपना रेमेडी बताते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो पहले कभी वो एक जमाने में मेमोरी के बारे में बात करते थे, फिर कभी कोरोना के बारे में बात करते हैं। तो आजकल क्या होता है, जो कंट्रोवर्सी होता है ना वो दिखता ज्यादा है, एक्चुअली बिकता ज्यादा है, दिखता ज्यादा है। डॉक्टर का मतलब यही जो प्रॉपरली क्वालिफाइड डॉक्टर से, आप लोग नीट निकालेंगे, आप एमबीबीएस करेंगे, फिर आप एमडी वगैरह करेंगे, आपके प्रैक्टिस करेंगे, आप सीखेंगे एक ट्रेंड वे में,
दैट इज द मेडिकल प्रोफेशनल। कोई भी यदि नाम के आगे डॉक्टर लगा लेगा तो वो मेडिकल प्रोफेशनल नहीं बन जाता है। वो केवल अपने मन से कोई 4 किताबें, इंटरनेट से कुछ पढ़ा, व्हाट्सएप से कुछ पढ़ा, उसको बताने से व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनता। डॉक्टर बनना एक तपस्या के समान होता है। तो कभी कोई सिम्टम, कोई दिक्कत होती है तो आप प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि वही आपकी हेल्प कर सकता है। ये डॉक्टर केवल एलोपैथी में नहीं होते हैं, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हो सकते हैं, ये होम्योपैथिक डॉक्टर भी हो सकते हैं, यूनानी मेडिसिन के डॉक्टर हो सकते हैं। जो बीयूएमएस किए हैं वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जो बीएएमएस किए हैं वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जो बीएचएमएस किए हैं वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। लेकिन यदि मेरे पास आके आप मुझसे बोलते हो सर हमको एलर्जी के लिए होम्योपैथिक दवा बतला दो, तो नाउ आई एम अनक्वालिफाइड डॉक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर पैथी। किसी होम्योपैथिक वाले के पास जाके पूछोगे सर टाइफाइड का एंटीबायोटिक लिख दो, तो ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। ठीक है ना? तो क्वालिफाइड का वर्ड भी अलग अलग है। यदि मुझसे आयुर्वेदिक थेरेपी लोगे आई एम अनक्वालिफाइड, मुझसे आप होम्योपैथिक थेरेपी लोगे आई एम अनक्वालिफाइड। वो उनके लिए भी लागू होता है ना बेटा? तो शब्दों का मायाजाल समझिए पूरा। ठीक, फिर आप बातें हम इनफर्टिलिटी पाते हैं, दैट इज अगेन एन इश्यू के। फिर वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक बड़ा इश्यू होता है इनफर्टिलिटी के। बोर तो नहीं हो गए? मैं लगातार 2 घंटे से बोले जा रहा हूं उठ के, तो भैया बोर तो नहीं हो गए बेटा? ठीक है, देखो ऐसा है, आज तो हम हो लेंगे बोर, कल हमारी सफलता मचाएगी शोर। क्या? आज तो हम हो लेंगे बोर, कल हमारी सफलता मचाएगी शोर। अभी लिखा, अभी दिमाग में आया, बता दिया आपको। ठीक है, ठीक। तो चलो इनफर्टिलिटी की बात करते हैं अब, है ना? मतलब यह है कि एक कपल है, दे आर लिविंग टुगेदर, ठीक है, दे आर ट्राइंग सेवरल टाइम कि वो चाहते हैं कंसेप्शन, बच्चा प्लान करना चाहते हैं, पर इट इज द इनएबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। बच्चा उनके नहीं हो पाता है। और इसका रीजन क्या होता है? इसके रीजन कई बार फिजिकल रीजन, कोई बीमारी हो सकती है, कॉन्जेनिटल रीजन, डिजीज के, देयर आर मल्टीपल कंडीशन के, साइकोलॉजिकल रीजन भी होते हैं कई बार के। तो इसके लिए क्या होता है कि उनको यदि कई बार ट्राई करने पर भी बच्चा नहीं हो रहा है, देन दे हैव टू टेक द मेडिकल ओपिनियन लेना होता है। इसके लिए स्पेसिफिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक बने होते हैं। और ये डॉक्टर ट्रेंड डॉक्टर है ना, ये इनफर्टिलिटी क्लिनिक के डॉक्टर कोई भी नहीं होते हैं, ये बाकायदा वेल ट्रेंड डॉक्टर होते हैं इनके, जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी के ट्रेंड डॉक्टर होते हैं। ये पहले समझेंगे आपकी प्रॉब्लम को, वो चेक करेंगे, महिला को थॉरोली चेक करेंगे, पुरुष को थॉरोली चेक करेंगे। अब कई लोगों का बोलना है कि भैया केवल दोष तो लड़की में होता है, तो ये भी गलत है, लड़के में होता है तो ये भी गलत है। मैं कहता हूं बॉयज गर्ल्स आर सिमिलर, यानी आपको दोनों को इक्वली देखना पड़ेगा। एज ए मेडिकल प्रोफेशनल आपको स्पर्म सीमेन की क्वालिटी भी चेक करनी पड़ेगी, आपको महिला का ओवुलेशन का पैटर्न, जो सब कुछ चीजें चेक करनी पड़ेगी, यूट्रस भी चेक करना, सब कुछ चेक करना पड़ेगा, तब जाके मालूम चलेगा सच्चाई कहां पर है। ठीक है, तो अब हम जितनी भी, अब मान लो हमने क्या किया कि मान लो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए हम जो तरीके अपनाते हैं, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के तरीके अपनाते हैं, उन्हें हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या होते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें आपका आईवीएफ शामिल है, इसमें गिफ्ट शामिल है, इसमें आईसीएसआई शामिल है, इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन शामिल है, सरोगेसी को हम इसमें जो है वो सरोगेट मदर जो होते हैं, आईवीएफ को मैं हम जो हम कहते हैं कि जो एक लेडी को हमने जो है उसको कन्विंस किया, उसके अंदर जो है वो जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किया, उसके अंदर के सरोगेट मदर का इस्तेमाल किया। सरोगेट मदर मतलब बायोलॉजिकल मदर नहीं होती उनके, सरोगेट मदर बायोलॉजिकल मदर नहीं होती है, बल्कि फीमेल बॉडी को यहां पर एज एन इंक्यूबेटर इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सरोगेसी भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है ना? तो देखो बेटा, इन विट्रो मतलब लेबोरेटरी के अंदर इनसाइड टेस्ट ट्यूब के। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? कई बार जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता किसी कारण से, फेलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, कोई बॉडी में ऐसे एंटीबॉडी बनने के फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म को पहुंचने नहीं दे रहे, वो स्पर्म को जो है वो फेगोसाइटोसिस ऐसा बढ़ चुका है कि स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो क्या करेंगे? तो आप क्या करते हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट आउटसाइड द बॉडी के बाहर, उसको बॉडी इसी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन किया जाता है। फर्टिलाइज एक को फिर जो है वो ग्रो किया जाता है एम्ब्रियो बनने तक, और फिर उस एम्ब्रियो को 8 ब्लास्टोमेर स्टेज में या बियॉन्ड द 8 ब्लास्टोमेर स्टेज में उसको जो है वो फीमेल बॉडी में उसको जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। यदि अप टू 8 ब्लास्टोमेर स्टेज में है तो उसको फेलोपियन ट्यूब में रखा जाता है। यदि 8 से अधिक ब्लास्टोमेर बन चुके हैं, उसके अंदर क्लीवेज होगा तो ब्लास्टोमेर बनेंगे बेटा, पढ़ा है पिछली क्लास में हमने ना। तो उसको कहां करेंगे? फिर इसको यूट्रस में इंप्लांट करते हैं। ठीक है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें कि हमने जो है फीमेल बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन कराया होता है, उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके लिए हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है,
अब इसमें भी क्या तरीका है, यहां पे बेटा हमको एक वर्ड याद रखना है, जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या तो बेटा ये जो है मतलब जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं अप टू 8 ब्लास्टोम, याद रखे कब तक, अप टू 8 ब्लास्टोम स्टेज में। यदि इसके बाद किया तो क्या हो जाएगा, इसके बाद किया तो वो क्या करेगा बेटा, वो झट से ब्लास्टुला में ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और जहां है फेलोपियन ट्यूब में वहीं वो इंप्लांट कर जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूट्रस के अलावा यदि कहीं और इंप्लांटेशन होता है तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए 8 सेल से ऊपर होने पर फिर सीधा यूट्रस में इंप्लांट करते हैं। यदि 8 सेल से ऊपर होगा तो इसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं, आईयूटी कहते हैं इसको हम, आईयूटी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलेंगे इसको। ठीक है बेटा, क्लियर, ठीक। चलिए फिर गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर का मतलब ये कि यहां पे क्या करते हैं हम, कि अब मान लो ये कहां यूज करते हैं हम, ये वहां यूज करते हैं जहां पर जो है मदर के अंदर ओवम, ऐसे ओवम जो फर्टिलाइज हो सके वो ना बन पा रहे हो, ओवम ही ना बन रहा हो, ओवरी ठीक से काम ना कर रही हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पे हम क्या करते हैं कि ओवम फ्रॉम डोनर, डोनर के ओवम को लेते हैं, उसे हम फीमेल में, दूसरी फीमेल में उसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या करते हैं, फिर स्पर्म को प्लेस करते हैं, मतलब हम जो है फर्टिलाइजेशन को जो है इन विट्रो बाहर नहीं कराते, हम फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही कराते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, यहां पे इसको, इट इज नॉट गिफ्ट, इट इज गिफ्ट। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे क्या बोलते हैं साहब, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। क्या बोलते हैं, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। इसमें गैमिट को हम जो है प्लेस करते हैं कहां पर, उसको फेलोपियन ट्यूब में हम प्लेस करते हैं। ठीक है, एक सेंस फॉर्म को। फिर व्हाट इज दी ICSI, ये फुल फॉर्म है। मैंने आपसे बोला भी बेटा कि मैंने आपको जो है कीनोट से मैं पूछा भी आपसे मैंने कि आपको ये सारे फुल फॉर्म्स बेटा याद रखने हैं आपको। ICSI क्या होता है, तो ये है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के। इसमें एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम जो है एम्ब्रियो को बनाने के लिए जो है ओवम के अंदर स्पर्म को डायरेक्ट देना है, ओवम के अंदर सीधा हम स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो बनाने के लिए ओवम में सीधा स्पर्म का इंजेक्शन लगा लेते हैं हम। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये कई बार मेल पार्टनर जो होता है, कई बार मेल पार्टनर जो है इंसेमिनेशन में जो है वो इफेक्टिवली इंसेमिनेशन नहीं कर पाता है, या कोई उसको जो है मेल जेनिटल में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसी के स्पर्म को लेकर, उसी के स्पर्म को, यदि स्पर्म की क्वालिटी ठीक है तो उसके स्पर्म को लेकर जो है फीमेल में आर्टिफिशियली उसको इंसेमाइनेट कर दिया जाता है। इंसेमाइनेशन का मतलब है डिपोजिशन ऑफ सीमेन इन द फीमेल बॉडी, बाकी फिर फीमेल बॉडी में अपने आप हो जाएगा। यदि मान लीजिए स्पर्म की क्वालिटी में कोई गड़बड़ है तो क्या करेंगे, दूसरे किसी मेल का सीमेन लेंगे और उसको जो है वो फीमेल में इंसेमाइनेट कर देंगे। ठीक है, इन दिस टेक्निक दिस सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और द हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना एंड इनटू द यूट्रस। ठीक है, यदि यूट्रस में सीधा डाल रहे तो क्या बोलेंगे इसको, इंट्रा यूट्राइन इंसेमाइनेशन, IUI बोलेंगे, IUI बोलेंगे। ठीक, इंट्रा यूट्राइन इंसेमाइनेशन बोलेंगे इसको बेटा। के क्लियर, ठीक। मुझे याद नहीं आ रहा पर मैंने कोई एक ऐसी मूवी देखी थी, मैंने अक्षय कुमार की मूवी थी, उसमें अक्षय कुमार था और एक वो क्या है ना, दिलजीत दोसांझ क्या नाम है उसका, एक सरदार जी है ना वो दुबले पतले वाले के, वो मूवी में आते हैं, गाना वाना भी गाते हैं, के नाम ही भूल गया बैठ के। कियारा अडवाणी इसमें हीरोइन थी और मुझे लगता है करीना कपूर थी उसमें, कियारा अडवाणी थी उसमें। वो क्या था वो, हैप्पी गुड न्यूज या क्या थी, कैसी कुछ मूवी थी, के नाम भूल गया मूवी का बैठ के। तो उसमें ये इशू दिखाया कि वो इंसेमाइनेशन में क्या था, गड़बड़ हो जाता है कि एक का दूसरे को जाता है, जो है वो स्पर्म जो है वो बदला जाते हैं, सीमेन बदला जाता है। ठीक है, अच्छी मूवी है वो, जब एग्जाम हो जाए तो देखिएगा, देखी होगी आपने, आप कहाँ रुकोगे कि, लेकिन ये है कि गुड न्यूज नाम है, क्या नाम है इस मूवी का, खैर बता देना कमेंट में। तो हाँ, ये जितने भी मेथड हैं, जो भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के मेथड हैं, वो सब की सब मेथड जो है वो प्रॉपर डॉक्टर के थ्रू, प्रॉपर जो इससे एक्सपर्ट होते हैं, इन विट्रो क्लिनिक्स होते हैं, जो इन विट्रो फर्टिलिटी के जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं उनके थ्रू होती है। ये डॉक्टर भी MBBS के बाद जो है वो अपना MD MS करते हैं, उसके बाद ये सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री होती है, वहां लेते हैं डिग्री। इसके लिए पैसा लगता है, काफी एक्सपेंसिव, ये तरीके इतने आसान नहीं होता है। ये एक एक सीटिंग, कई सीटिंग होती है इसमें, और कई बार ऐसा होता है कि सक्सेसफुल नहीं भी हो पाता है, तो वहां पे होता है कि कई बार सब्र रखना होता है, पैसा भी लगता है, यहाँ पे इट कॉस्टली मेथड होता है। कहा जाता है कि हमारे देश में सबसे अच्छा तरीका यह है कि यदि किसी कपल के बच्चा नहीं है तो दे शुड अडॉप्ट, उन्हें किसी बच्चे को गोद लेना चाहिए। बहुत सारे ऑर्फन चाइल्ड हमारे देश में जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है, प्रॉपर उनके माता पिता नहीं है, उनके साथ कुछ ऐसा घट चुका है जिससे कि वो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, तो हम यदि उन बच्चों को सपोर्ट दे सकें तो
जो है बहुत जो है वो उन बच्चों को माता पिता मिल जाएंगे और माता पिता को बच्चा मिल जाएगा। ठीक है, खैर यहां पर हमारा चैप्टर पूरा होता है। एक बार मैं एनसीईआरटी पर को देख लेता हूं बेटा, कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने अटके, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ यहां पे कवर किया अटके। याद रखिएगा बेटा कि जिस बात बारे में मैंने बात नहीं किया वो ये है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में सबसे अधिक वल्नरेबल जो ग्रुप जो होता है, जहां पर जो होने की संभावना अधिक होती है बेटा, वो है 15 से देयर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड वेरी हाई अमंग पर्सन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 15 से 24 ईयर। 15 से 24 वर्ष की उम्र के जो लोग होते हैं उनमें एसटीडी की संभावना सबसे अधिक होती है बेटा। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो यहां पर चैप्टर पूरा होता है, लेकिन जिम्मेदारी यहां शुरू होती है। अब हमको क्या करना है, हमको एमसीक्यू लगाने, हमको डीपीएस लगाना है कि हमको यदि डीपीएस आप नहीं लगा पा रहे हैं बेटा किसी कारण से, तो आप अपने पास जो भी एमसीक्यू बुक है ना, वो लेक्चर्स आर फ्री, वो फ्री अवेलेबल है लेक्चर। ठीक है, तो आप अपना एमसीक्यू बुक लीजिए, लेक्चर सुना है आपने, अब आप क्वेश्चंस लगाइए उसमें। ठीक है बेटा, ऑलमोस्ट भाई एनसीईआरटी को ही सिंप्लीफाई करके पढ़ा रहे हैं लेक्चर में, हम पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस बार हम लोग। टाइम है हमारे पास सफिशिएंट के, जब होगा एग्जाम हो जाएगा। अभी हमको बस अपनी तैयारी को ऐसी रखना है कि हमको लगना ही नहीं चाहिए कि हमको लगना चाहिए हम अभी से पढ़ रहे हैं और 100% एग्जाम में करके आएंगे, ये मानकर चलते हैं बेटा, है ना। ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखो ऐसा है कि अभी हमको सारा फोकस सिर्फ अपने ऊपर कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हम अब जो है वो पढ़ाई लिखाई पर जो है वो अच्छे से पढ़े हम, ताकि हमारा एग्जाम निकल जाए बेटा, है ना। आपको बनना नहीं बनना वीर योद्धा, बनना है कि आप जो है वो हेल्थ केयर में जो है वो कुछ चेंज कर सकें बेटा। तो बायोमेंटर्स जो है उसमें अब कुछ बच्चों का ये भी इश्यू कि सर सब्सक्रिप्शन ये वो, तो देखो बेटा मैं जनरली उस पर बात नहीं करता हूँ, और कई बच्चों ने ये भी बोला सर आप कमर्शियल हो गए ये हो गए, तो वो तब देखो सिंपल से आपकी सोच को मैं रोक नहीं सकता हूँ बेटा कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल है बेटा। बायोमेंटर्स जो है उसका एक बड़ा परिवार है, बड़ा सब कुछ है, तो इसलिए जो है डीपीपी और डीपीएस और जो की नोट्स हैं शीट है उसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है बेटा, मजबूरी है हमारी, है ना, क्योंकि हमको इतना बड़ा परिवार हमारा जो बायोमेंटर्स का, इतनी क्राइसिस समय में हमें उस परिवार का, हम नहीं चाहते कि उसमें से किसी को निकाल दे हटा दे के पूरा मेंटेन रखना पड़ता है हमको। ठीक है, तो खैर तब भी मैं कहता हूं आपसे, यदि आप नहीं ले पा रहे हैं बेटा तो भी आप अपने एमसीक्यू बुक लगाइए बैठ के, लेक्चर तो सब है ना, हमें और आप तब भी कनेक्टेड है बेटा। ठीक है ना, है ना, तो ठीक, तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।